क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिसे देखने के बाद बहुत सारे बच्चों की हालत होती है कि ये एक्स और वाई इंसान है या एलियन। लेकिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, एकदम मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग भी बोलेगा कि ये तो मैगी बनाने से भी ज्यादा इजी निकला। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आपकी क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 2, जिसका आप वेट कर रहे थे। दिस इज द वन शॉट ऑफ फुल वीडियो। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर की ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। आपको फर्स्ट और थर्ड चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम आ गए हैं सेकेंड चैप्टर पर। हम उल्टा क्यों चले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यूटीज में फर्स्ट और थर्ड चैप्टर ही आ रहा था, नंबर सिस्टम, द वर्ड ऑफ नंबर आ रहा था, तो उसको मैंने पहले करा दिया है। अब हम सेकेंड पर आ गए हैं। सेकंड के बाद जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पॉलिनोमियल चैप्टर है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक तो ये हुआ है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक इक्वेशंस और आइडेंटिटीज को सीखेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। मतलब चैप्टर नंबर 4 होगा वो, उसको हम इसके बाद में कवर करेंगे। कंटिन्यूस करेंगे तो आपके लिए समझना बहुत ही और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा। अब हम शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर। जहां स्टार्टिंग होती है, पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल पे बाद में आएंगे। तो बच्चा, एन अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कंबाइन नंबर्स, वेरिएबल्स, लेटर नंबर्स एंड ऑपरेशन सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब यहां ये क्या बोल दिया मैंने, डेफिनेशन ही पढ़नी थी तो हम बुक से पढ़ लेते, लेकिन अभी मैं आपको समझाती हूँ। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, एक ऐसा मैथमेटिकल फ्रेज होता है जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, नंबर्स का, मतलब जिसमें नंबर हो। अब ये वेरिएबल नंबर सबको पता है, नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे नंबर्स हैं। अब ये वेरिएबल क्या है, ये क्या नहीं बला है, तो वेरिएबल नाम से पता चलता है जो वेरी करता है, बदलता रहता है। इनकी तो ये फिक्स्ड वैल्यू होती है नंबर की, 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है। लेकिन ये जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये वेरी कर जाते हैं। कैसे, जो ये हमारे एक्स वाई जो हम लेट करके मानते हैं ना, ए बी टी, कुछ भी मान लो, A to Z हम कुछ भी मान सकते हैं। A to Z कैपिटल में मान लो, स्मॉल में मान लो। अब मैं कहूं कि आपकी जो एज है वो X है। X मतलब अब कुछ भी हो सकती है, आपकी एज 15 हो सकती है, आपकी एज क्या हो सकती है, 15 हो सकती है, आपकी एज 16 हो सकती है, आपकी एज 14 हो सकती है, बट मुझे पता नहीं है तो मैंने ऐसे लेट कर लिया कि लेट योर एज बी 2x ईयर्स। तो इस तरीके से ये वेरी कर जाते हैं, किसी के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, किसी के लिए अलग होगी, तो ये वेरी कर जाते हैं अलग अलग कंडीशन पर, इसलिए इनका नाम है वेरिएबल। ठीक है। अब यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जब ये कंबाइन करते हैं, कैसे, जैसे हम लिख दे x + 2, हमने एक वेरिएबल ले लिया और एक हमने क्या ले ली, फिक्स वैल्यू नंबर ले ली। तो बेटा ये ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल और नंबर्स का कॉम्बिनेशन, किस सिंबल्स के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। देखो प्लस के साथ कर दिया। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं लिख दूं 2 × x + 3, तो ये भी क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे, इसमें देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है x की, फिर प्लस हो रहा है 3, तो ये भी हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके नंबर्स और वेरिएबल के साथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। ठीक है, एक मैथमेटिकल फ्रेज बना दिया, इसी को ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इक्वेशन कब बनती है इसको आगे बताएंगे, पहले आपको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से फेमिलियर करा दूं, क्योंकि यही वर्ड हम बोलते जाएंगे आगे, फिर इसको पॉलिनोमियल कब बोलेंगे वो सब आगे बताएंगे। तो आप ऐसे 5, आपको कुछ भी क्या बनाने हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने हैं, जैसे 5x + 3 है ना। अगर मैं बोल दूं कि 5x + 4y + 1, तो ये भी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल है x और y, और कांस्टेंट नंबर है हमारे, जो नंबर्स है 5, 4 और 1 है। तो ठीक है, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। बिफोर वी लर्न अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल, लेट्स मेक श्योर वी क्लियरली अंडरस्टैंड द बिल्डिंग ब्लॉक। ये कैसे बने, अब हम लीनियर पॉलिनोमियल पर डायरेक्ट कूदने के बजाय कि लीनियर पॉलिनोमियल को ही पहले पढ़ ले,
लीनियर पॉलिनोमियल में होता क्या क्या है, जैसे मैंने आपको सेल, जैसे एक वॉल है, उसकी जो मीन ईट से मिलकर वॉल बनती है, तो इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है उनको समझ लेते हैं, ये किस किस से मिलकर बनी होती है। तो आइए समझ लेते हैं। एक हमने इक्वेशन ले ली, एक हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया, 3x प्लस 2y प्लस 1। अब चलो -1 कर देते हैं। आप कहोगे प्लस प्लस में क्यों ले जा रहे हो, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे टर्म्स की। टर्म क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि यही चारों से हमारी क्या होगी एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, यही चारों चीज होंगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो पहले टर्म, टर्म कैसे पता चलेंगे, टर्म से पता चलेगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जो प्लस या माइनस से आपस में जुड़ रही हूं, मल्टीप्लाई नहीं लेंगे उसमें, कभी आप 3 को अलग मान लो, x को अलग मान लो। 3x ये एक टर्म है, 3x का मिला के 1 टर्म है, 2y मिलाकर एक टर्म है, ये हमारी -1 अलग टर्म है। आप देखो क्यों मैंने ये टर्म बोला, टर्म कैसे पता चलती है, जहां प्लस माइनस से चीजें ऐड हो या मतलब जुड़ी हुई हो, वो होती है अलग अलग टर्म। 1 2 3, इसमें कितनी टर्म है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में कितनी टर्म हो जाएंगी बच्चों, फर्स्ट वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो जाएंगी। अब हम वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए हैं इसमें। तो वेरिएबल मतलब नंबर्स, वो सॉरी जो वेरी करते हैं, वेरी जो करते हैं, ऐसी जो चीज है वो कहाँ यूज हुई है, तो वो हमारे ABCD A to Z होते हैं, तो x और y, इसमें वेरिएबल्स क्या है हमारे, x और y वेरिएबल है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि x की जो x वेरिएबल है उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 3 के साथ, तो बेटा 3 ही x का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर, 3 है। अगर मैं पूछूं कि y का कोफिशिएंट क्या है, y की किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये बताना है। कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट को मैंने c से डिनोट कर दिया है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 है। अब ये तो क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसमें तो वेरिएबल नहीं है ना, तो कोफिशिएंट हमें सिर्फ हम जो वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट बताने होते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अगर पूछेगा तो यहाँ देखो कांस्टेंट पूछा है, कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट ही रहेगी, -1 की वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, वेरी नहीं करेगा। x देखो, अगर मैं यहाँ x की बराबर 1 रख दूं तो 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, अगर मैं x बराबर 2 रख दूं तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वेरी करते रहेंगे और डिपेंड करेगा x पर और y पर, वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। जब यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो इस पर तो किसी का फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, -1 हमेशा -1 ही रहेगा। और याद रखना ये हमेशा साइन के साथ लिए जाते हैं, जैसे अगर यहाँ -1 है तो अगर मैं कांस्टेंट पूछूंगी तो -1 बोलोगे, अगर ये होता 3x प्लस 2y प्लस 1 होता तो यहाँ कांस्टेंट होता प्लस का 1, क्या होता प्लस का 1, लेकिन यहाँ पर -1 है, माइनस के साइन के साथ लेते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस का -1, तो ये -1 एक साथ चलेगा, कांस्टेंट वैल्यू है हमारी -1। अगर बाई चांस यहाँ 2 होता, माइनस होता यहाँ पर, तो आप क्या करते, यहाँ कहाँ किस बात में चेंज आता, यहाँ चेंज आता, अभी भी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस के साथ जुड़ रही है, टर्म फिर भी 3 ही रहेंगी, वेरिएबल फिर भी इसमें x y रहेंगे, लेकिन कोफिशिएंट में डिफरेंस आ जाता, x का कोफिशिएंट तो 3 ही रहता, लेकिन y का कोफिशिएंट इसमें क्या हो जाता, -2 साइन के साथ लेते, इसका जो y का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ y बराबर -2 हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि हमेशा साइन के साथ लिखे जाते हैं, और 3x प्लस यहाँ -2y करके लिखेंगे, तो इस तरीके से जो y का कोफिशिएंट है वो -2 है, प्लस के साथ ही हमने ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ दिया। क्लियर, इसलिए यहाँ पर प्लस बोला जाता है कि प्लस के साथ जब जुड़ी हुई हो, क्योंकि माइनस को तो हम प्लस करके ब्रैकेट में माइनस लिख सकते हैं। क्लियर, यहां तक का अगर क्लियर हो गया हो तो आप आगे तो इजीली समझ जाएंगे, बस ये 4 चीजें अभी समझ लें, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, रियल लाइफ एग्जाम्पल पर। ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दी, अब आप आराम से इनको खुद से निकालोगे। एक राजू है, वो कहाँ गया, शॉप पर गया, बॉक्स की शॉप पर, रियल लाइफ कनेक्शन है ये, काउंटिंग करनी है पेन और पेंसिल की। अब राजू एक शॉप पर गया, वहां पर उसने देखा कि वहां पर उसने वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वाज सील्ड बॉक्स, एक सील्ड बॉक्स थे, पेंसिल का बॉक्स था और पेन का बॉक्स था। एक पेन के बॉक्स में 4 पेन थे, मतलब जैसे आप देखते हो ना 5 पेन का बॉक्स एक पैकेट होता है, ऐसे वो 4 पेन का एक पैकेट था और एक पैकेट पेंसिल में 5 पेंसिल थी। क्लियर,
उसने ये देखा। अब उसने क्या कहा, से द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्स हैव 4 पेन। शॉपकीपर ने उसे बताया कि जो रेड बॉक्स है उसमें 4 पेन है हर बॉक्स में, और ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है, ईच ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है। जैसे आप दुकान पर खरीदने जाते हो तो आपको ऐसे बॉक्स ही मिलते होंगे ना देखने को, तो वो बताते हैं कि जो रेड बॉक्स है उसमें 4 पेन है और जो ब्लू बॉक्स है उसमें 5 पेंसिल्स हैं। नाउ इफ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस, अब राजू ने एक्स रेड बॉक्सेस खरीदे, रेड बॉक्सेस मतलब ये वाले एक्स खरीद लिए। अब और वाई ब्लू बॉक्सेस, और ब्लू बॉक्सेस उसने वाई खरीद लिया, हमें पता ही नहीं है, वेरिएबल है ये, हम वेरिएबल मान रहे हैं, वेरी करेगा ये, ठीक है। हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल, कैसे हम क्विकली पता लगा सकते हैं कि कितने टोटल पेन और पेंसिल होंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। अगर वो कहता कि 2 पैकेट पेन खरीदे तो हम क्या कर देते, 4 into 2 कर देते, क्योंकि एक पैकेट में 4 पेन है, 2 पैकेट में कितने हो जाते, 8 पेन हो जाते। नंबर ऑफ पेंसिल का बॉक्स बता देते तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, पर यहाँ एक्स और वाई निकाला है तो हम एक्स और वाई बोला है तो हम उसको निकालेंगे इसी के अकॉर्डिंग। अब आखिर में उसने बोला है ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री, बाद में उसको दुकानदार ने इतना सब खरीदने पर 3 पेन फ्री दे दिया। आपने देखा होगा ना कि जब ज्यादा सामान खरीदते हैं कुछ ऑफर चलता है, 3 पेन उसने एक्स्ट्रा फ्री दे दिए। हाउ मेनी पेन एंड पेंसिल डिड ही गेट ऑल टुगेदर, तो उसके पास टोटल कितने पेन पेंसिल हुए, हम समझेंगे कैसे। उसने देखो पेन के कितने बॉक्स खरीदे बेटा, एक्स, और एक बॉक्स में कितने पेन थे, 4, तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 4 into x, टोटल पेन हो जाएंगे 4 into x, क्योंकि अगर देखो 2 बॉक्स खरीदा, 2 बॉक्स खरीद था तो 4 एक में, और हम कैसे निकालते, 4 into 2, 2 बॉक्स में 8, तो हमारे x खरीदे हैं तो 4 into x आ जाएगा पेन। पेंसिल कितनी आएंगी, पेंसिल के बॉक्स उसने खरीदे कितने, 5 वाई बॉक्स, और एक बॉक्स में कितनी पेंसिल थी बेटा, 5 पेंसिल, तो 5 into y करके इसका निकल आएगा 4x, और ये हो जाएगा 5y। हम मल्टीप्लाई का साइन हटा के डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ये कह रहा है कि उसको 3 एक्स्ट्रा पेन और मिल गए, ये जो 3 एक्स्ट्रा पेन है उसे और मिल गए, तो हमें टोटल पेन पेंसिल बताने हैं, तो कैसे बताएंगे, टोटल देखो 4x तो पेन प्लस 5y पेंसिल प्लस 3 जो उसको एक्स्ट्रा पेन मिले। अब इसमें x की मल्टीप्लाई मत करना, 3 तो नंबर ही एग्जैक्ट दे रखा है कि 3 उसको एक्स्ट्रा पेन मिले, तो ये उसके टोटल नंबर ऑफ पेन और पेंसिल एक साथ मिलकर निकल आए। इस तरीके से निकालते हैं, और ये है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी से ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप बताओगे कि कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, प्लस के साइन से जोड़ रही है 3 टर्म, 1 2 3 टर्म। अब मैं पूछूं कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो वेरिएबल हमारा x है और y है। अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो x की किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 4 के साथ। y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है 5, क्योंकि y की 5 के साथ। और कांस्टेंट टर्म क्या है, जहां कोई वेरिएबल ही नहीं है, जो बदलेगा ही नहीं, वो है हमारा 3, कांस्टेंट टर्म है इसमें 3। तो चारों जो ये चीज हम सीख के आए थे यहाँ पर हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ भी निकाल दी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसे आप नोटबुक पर करोगे, वो वाले क्वेश्चन को, इसमें टर्म और ये सब आप अलग से लिख के बताओगे। आगे देखते हैं, एक और दूसरा एग्जांपल है गार्डन के फेंसिंग का। एक गार्डन जिसकी लेंथ है L मीटर, अभी हमें लेंथ नहीं दे रखी, L दे रखी है, तो ये वेरिएबल है, और विड्थ है उसकी W मीटर, लेंथ हो गई उसकी L मीटर और विड्थ हो गई उसकी W मीटर। अब नीड वायर फेंसिंग, अब उसको क्या करना है, 100 मीटर अलोंग लेंथ, लेंथ जितनी है, जितनी टोटल लेंथ है उसको फेंसिंग करनी है, वायर लगाने हैं लेंथ की तरफ। देखो जैसे ये है लेंथ, ये है विड्थ, ठीक है, ये हमारा गार्डन है, तो जहां जहां लेंथ है यहां उसको क्या लगाने, वायर फेंसिंग लगानी है, वायर की फेंसिंग। तो L प्लस L, 2L में उसको वायर फेंसिंग लगानी है, और उसका रुपए उसको लग रहा है 100 रुपीज पर मीटर अलोंग लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है बेटा, वायर की लेंथ कितनी लगेगी, 2 into L, क्योंकि L तो 2 बार है ना, और 2L में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी, 100 रुपीज अलोंग, 100 रुपीज पर मीटर लग रही है, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल हमारी आ जाएगी कॉस्टिंग, कितनी कॉस्टिंग लगी वायर के लगाने में। तो हमने भी लेंथ का निकाला है, ये आ गया 10 into 2 100 into 2 200 L,
ठीक है, नंबर्स की नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी और वेरिएबल हमने आगे उसके मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसको वुडन की फेंसिंग लगानी है, कहां पर, विड्थ में, जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है विड्थ जो है W, यहां पर उसको दोनों तरफ वुडन की, लकड़ी की फेंसिंग लगानी है। तो चौड़ाई में देख लेते हैं, वुडन की जो लेंथ आएगी, वुडन की जो विड्थ आएगी, वुडन टोटल आ जाएगी W प्लस W, कितना हो जाएगा 2 इंटू डब्ल्यू, 2W हो जाएगा, W 2W। अब यहाँ पर 2W में लगाने पर उसको कितना 80 रुपीज पर मीटर का खर्चा आ रहा है, तो 80 की मल्टीप्लाई कर दो, 80 2 जार 160 W आ गई। अब यहां पर कह रहा है प्लस सीड एट 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब देखो मीटर स्क्वायर है तो ये सीड उसको अंदर बोने हैं, उसका खर्चा भी लगाएगा। टोटल कॉस्टिंग पता लगानी है कि ये इसको दीवारी लगाने में, मतलब चारों दीवारी लगाने में और बीज बोने में टोटल कितना उसका पैसा खर्च हुआ। तो हमने उसका वायरिंग और वुडन में तो पैसा लगा लिया। अब जो उसने बीज बोए वो 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग बोए। तो इसकी बेटा जो एरिया क्या है, एरिया निकालेंगे, L इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया होता है, LW इसका एरिया आ गया, LW मीटर स्क्वायर। अब इसका जो खर्चा है कॉस्टिंग, बीज लगाने में कॉस्टिंग कितनी होगी बेटा 50 रुपए, 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लग रही है, तो LW में मल्टीप्लाई कर दोगे किसकी 50 की, 50 रुपीज की, तो 50 LW आ जाएगा। अब टोटल कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, 200 L 1 प्लस 160 W प्लस 50 LW, ये वायरिंग की, ये वुडन की और ये बीज बोने की, उसकी सीड की। ठीक है, अब यहां पर तीनों को टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, प्लस कर दो। टोटल कॉस्टिंग हमारी कैसे आएगी, 200 L प्लस 160 W प्लस 50 LW। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम आप साइड में नहीं होती तो हमें दिखता नहीं है। तो देख लो ये सारा सॉल्यूशन हमने कर दिया है। नेक्स्ट इसका आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आप इसमें टर्म, कोफिशिएंट और वेरिएबल पता लगा सकते हैं? तो हमने पहले के तो लगा दिए थे, इसके भी लगा देते हैं। 200L में देखो इसमें टर्म कितनी है 1 2 3, प्लस 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 से 1 2 3 टर्म जुड़ रही है, तो टर्म इसमें हो गई 3। वेरिएबल कौन कौन से, L और W, L और W इसमें है, L और W वेरिएबल हैं। अगर मैं पूछूं कि L का कोफिशिएंट क्या है 200, W का कोफिशिएंट क्या है, W की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है 160 के साथ, LW का कोफिशिएंट क्या है 50, LW की 50 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। और यहां पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, देखो सबके साथ वेरिएबल अटैच है, इसके साथ L, इसके साथ W, इसके साथ LW, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, जो फिक्स्ड वैल्यू रहे वो नहीं है। How it is the different from the algebraic expression from example 1, ये 1 से कैसे डिफरेंट है, देखो ये आई थी हमारी 200 L प्लस 160 W प्लस 50 LW, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। और जो फर्स्ट वाली आई थी हमारी 3x 4x प्लस 5y प्लस 3, 4x प्लस 5y प्लस 3, देखो इसमें क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म थी, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें LW है, दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई करके यूज हो रहे हैं, है दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही, इतना अंतर है कि इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल है, वायर को बेंड करना है, रेक्टेंगल बनाना है। एक वायर है बच्चों, 20 सेंटीमीटर बेंड करना है उसको, 20 सेंटीमीटर बेंड इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से, सॉरी 20 सेंटीमीटर का एक वायर है, उसको अलग अलग तरीके से फोल्ड करके हमें रेक्टेंगल बनाना है, कभी छोटी लेंथ से, कभी बड़ी लेंथ से, कभी ऐसे पतला, कितनी तरीके से हमें 20 सेंटीमीटर वायर को उसको फोल्ड कर करके हमें रेक्टेंगल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव द रेक्टेंगल विद लेंथ 7 और विड्थ 3, हम 7 लेंथ का और 3 विड्थ का एक ले लेते हैं, तो 7 7 कितना हो गया 14, 3 3 6 हो गया, आ गया 20। तो पेरीमीटर उसका दे रखा है, ये देखो पेरीमीटर ही तो होता है, चारों पूरी लेंथ वायर की ये ऐसे 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 लेंथ है, तो ये कितना होगा, ये होगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना आना चाहिए 20। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 20। तो लेंथ प्लस ब्रेथ निकाल देंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ निकाल देंगे, 20, 2 चला जाएगा डिवाइड में 10। लेंथ और जो विड्थ है W लिख लो यहाँ पर, अभी हम W से ही रिलेट कर रहे थे तो W ही विड्थ ही लिखेंगे, L प्लस W
लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू आ गया 10। जिन भी नंबर्स लेंथ प्लस जो विड्थ है उसका जो सम है वो 10 आना चाहिए। वो क्या कैसे आएगा, या तो 5 5 रख लो, वो तो स्क्वायर ही हो गया, या फिर हम क्या रख सकते हैं, जैसे 5.5 प्लस 4.5 करके देख लो। एक एग्जांपल इसने दिया है 7 3 का दिया है, हम क्या रख सकते हैं 5.5 और 4.5 भी रख सकते हैं, दोनों को ऐड करो तो भी 10 हो गया। ऐसे ही आपको कुछ और तरीके ढूंढने हैं, हम लेंथ 6 रख सकते हैं और 4 विड्थ रख सकते हैं तो 10 आ गया। दोनों का सम मिलाकर 10 आना चाहिए। लेंथ 6 रख लो, विड्थ 4 रख लो। हम क्या रख सकते हैं 7 3 तो इसने रख दिया, 8 और 2 रख सकते हैं, 8 प्लस 2 बराबर 10 आ गया। 8 लेंथ रख लो और उसकी विड्थ रख लो 2, तो दोनों का पेरीमीटर मतलब दोनों का सम 10 आना चाहिए। इस तरीके से और भी और तरीके आप निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं वायर बेंडिंग रेक्टेंगल। कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वही चीज बतानी है, टर्म वेरिएबल एंड कोफिशिएंट हमारी आया था L प्लस W, हमारा इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलर, अच्छा हमने ये निकाला था 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, तो 2L प्लस 2W आ जाएगा। अब इसमें टर्म वेरिएबल आप पता लगा सकते हो, दो ही टर्म है, वेरिएबल LW है। Can you point out any similarity or difference between the algebraic expression obtained in example 1 and 3? 1 और 3 में क्या डिफरेंस है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, उसमें कांस्टेंट टर्म थी, और भी आपको जो भी डिफरेंस लगेंगे आप यहाँ पर आप बताओगे। अब आते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम तो लीनियर पॉलिनोमियल है, पहले लीनियर के से पहले हम पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम समझ चुके हैं, अब पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेटा ये जो भी हम सीखते आ रहे हैं, व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल, देखो यहां पर 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं L और W, यहां पर भी पीछे X और Y यूज हो रहे थे और L और W यूज हो रहे थे, तो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। बट जो पॉलिनोमियल होता है ना बच्चों, ये तो सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। जैसे कि हम चाहे X को कर लें, चाहे हम Y को कर लें, चाहे हम Z को कर ले, T को कर ले, 8y की पावर 100 प्लस 9y प्लस 4 या फिर -4, तो ये सब क्या है बेटा, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रही हूं अभी मैं, लीनियर पॉलिनोमियल की नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल इसका नेक्स्ट स्टेप है। तो ये सारी जो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो, जैसे इसमें x ही हो रहा है, इसमें y ही हो रहा है, इसमें t हो रहा है और इसमें सिर्फ y हो रहा है। और एक और कंडीशन होती है, वो क्या, कि ये जो वेरिएबल की पावर है ना, जैसे यहाँ x की पावर 1 है, y की 1 है, या t की 2 है, या y की 100 है, ये जो पावर है ये होल नंबर होनी चाहिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 5 कुछ भी XYZ, बट होल नंबर। ऐसे नहीं होना चाहिए 1/2 या फिर रूट में 2, पावर हमेशा ऐसे नहीं होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। x की पावर -1 भी नहीं चलेगा, कहीं अपॉन में x मिलेगा वो भी वेरिएबल नहीं होगा। x की पावर या किसी वेरिएबल की पावर -1 मिलेगी वो भी नहीं होगा, हाफ मिलेगी वो भी नहीं होगा। पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में, 0 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे 0 कैसे आएगी, तो बेटा x की पावर 0 बराबर होता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 बराबर हम 1 बोलते हैं, 1 होता है। चाहे तुम 100 की पावर 0 ले लो, चाहे किसी वेरिएबल की, चाहे कांस्टेंट की, वो पावर 0 होते ही 1 हो जाता है। तो जैसे ये 1 है तो हम इसमें x की पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो ये 1 ही रह गया ऐसे। तो x की पावर 0 से लेकर होल नंबर में कोई भी होनी चाहिए, इंटीजर में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, बस होल नंबर चलेगा। क्लियर। तो ये होते हैं पॉलिनोमियल। अब एग्जैक्ट आते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये अब इसमें पहले देखो, एक टर्म होती है डिग्री। यहां तक आपने टर्म देखी हमने कि टर्म है, वेरिएबल है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट है। अब एक आती है डिग्री। अब ये डिग्री क्या है, डिग्री वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हो कि हमें डिग्री मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो वाली डिग्री नहीं। इनकी अपनी डिग्री होती है वेरिएबल्स की, जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 1 है, तो बेटा इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ये डिग्री 1 का वेरिएबल है। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो ये भी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ ये पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है t की दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 2,
यहाँ 1 है या 2, तो हाईएस्ट पावर जो है वही लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे। यहाँ 100 है सबसे हाईएस्ट पावर। देखो ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैं इसको पॉलिनोमियल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वाई वाई। ये पॉलिनोमियल नहीं थे, ये पॉलिनोमियल नहीं थे, ये थे हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल बनता है, जब उसमें एक ही वेरिएबल यूज हो और उसकी पावर होल नंबर हो। अब पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कब बनता है, तो बेटा देखो यहाँ पर इसकी डिग्री 100 है। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल कब बनेगा, जब ये डिग्री 1 का होगा। जब डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होगा तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। आइए कुछ कुछ नाम है इनके देख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन इट। डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल में। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, जो इसमें पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें 1 है, इसमें पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें तीनों में देखो y की सबसे हाईएस्ट पावर 100 है, तो इसकी डिग्री 100 हो गई। अब देखो एक होता है, अब ये 4 टर्म होती हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। पढ़ना हमें इस चैप्टर में लीनियर पॉलिनोमियल ही है, पर हम इन चारों को समझेंगे, फिर हम लीनियर पॉलिनोमियल पे कूद के आ जाएंगे और उसको पूरा पूरा समझने लगेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम से समझ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म जो बदलेगी नहीं, मतलब कि जैसे कि कोई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, XYZ, जैसे यहाँ 8 दे रखा है एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, अगर मैं बोल दूं कि 8, तो ये भी पॉलिनोमियल है। और क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एक इसमें वेरिएबल आ रहा है। कैसे आ रहा है, हम इसमें x की पावर 0 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 8 ही रह गया ना। तो इसमें x की पावर 0 की मल्टीप्लाई करते ही ये एक वेरिएबल में जिसकी पावर क्या है, होल नंबर, 0 तो होल नंबर होता है, तो ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जो भी 1 2 3 4 5 6 नंबर आएंगे वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में काउंट करे जाएंगे। इनकी डिग्री क्या होती है, इसे वेरिएबल नहीं होता है क्योंकि उसकी पावर 0 होती है। डिग्री क्या है, 0। अगर डिग्री निकालनी है तो x की पावर 0 लगा दो, तो डिग्री हमारी 0 आ गई। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 3z + 7। देखो एक ही पॉलिनोमियल है z, और जिसकी पावर क्या है, होल नंबर है, 1 है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, z की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² + 5x + 1, ये इसका एग्जाम्पल है। एक ही वेरिएबल, अब ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है और उसकी पावर भी हमारी होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये इसकी डिग्री हो गई 2, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है क्यूबिक। क्यूबिक मतलब 3 पावर होगी हाईएस्ट, तो ये हमारी एक एग्जांपल हो गया 5y3। आप मल्टीपल एग्जांपल निकाल सकते हो, 5y3 + y² + 2y - 1, तो ये हाईएस्ट पावर इसकी 3 है। देखो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3। लेकिन अभी हमें पढ़नी कौन सी है, इसमें सिर्फ हमें लीनियर पॉलिनोमियल पढ़नी है, तो आइए इस पर ही फोकस करते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, पहले हम सब समझ लेते हैं, सारे क्वेश्चन आप इसके अकॉर्डिंग कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके बारे में ये चैप्टर है। इंट्रोडक्शन हमें लीनियर पॉलिनोमियल करना है, उसके लीनियर पॉलिनोमियल तक आते आते हमने 10 पेजेस पढ़ लिए हैं, तब हम लीनियर पॉलिनोमियल पर पहुंचे हैं, क्योंकि हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम लीनियर पॉलिनोमियल पर कहां से आए, स्टार्टिंग कहां से हुई। क्लियर, नहीं तो मैं आपको यही बता देती, एक ही सीधे इक्वेशन बताती कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, उससे बेटर है कि हम उसके पास्ट से समझते हुए आए। अब हम एक एग्जांपल के साथ, कुछ एग्जांपल के साथ हम लीनियर पॉलिनोमियल को समझेंगे। देखो एक ये है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x। एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड है x, x x x, चारों साइड इक्वल होंगी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और 1 साइड क्या है इसकी x, तो 4 इंटू x, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x। तो यही तो बोला है कि एक पेरीमीटर, जिसका एक पेरीमीटर एक स्क्वायर का जिसकी साइड है x वो है 4x, तो हाँ हमारा 4x आ गया। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल x। किस, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ है, जिसमें 4x क्या है, देखो एक ही वेरिएबल आ रहा है और उस वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर, तो ये एक पॉलिनोमियल है। एक है पावर, वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x की पावर 1 आई है जिसमें वेरिएबल x है। अगर मैं बोलूं कि इसमें टर्म क्या कितनी है, आप क्या बोलोगे, एक ही टर्म है ना, तो प्लस माइनस से कुछ भी नहीं जुड़ रहा। अब इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें x है, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स की किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 4 के साथ। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म तो कुछ भी नहीं है, तो हम प्लस जीरो कर सकते हैं, जीरो प्लस कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट टर्म भी आ गई जीरो। तो ऐसे कंफ्यूज जाते हैं बच्चे, जब कांस्टेंट टर्म पूछता है तो आप कहां से लिखोगे, जीरो ऐड कर दो, 4x प्लस जीरो तो 4x ही होता है। इस तरीके से एक एग्जाम्पल है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। देखो ये अलग अलग स्क्वायर हैं, इसकी साइड 1 है, इसकी 1.5 1.5 है, इसकी 2 2 है, इसकी 2.5 है, इसकी 3 है, ये थोड़ा और बड़ा है। तो इनके हमें पेरीमीटर निकालने हैं। पेरीमीटर क्या होता है, इसका 4 इंटू साइड, इसकी 1 है तो इसका आ जाएगा 4, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, इसकी साइड है 1.5, इसका आ जाएगा 15 4 60, तो इसका आ जाएगा 6, यहाँ 6.0 तो 6 आ गया। इसका पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, साइड 2 है तो 4 2 8, इसका पेरीमीटर 4 इंटू 2.5 साइड है इसकी, तो आ जाएगा 10, 25 4 10। इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 इंटू 3 आ जाएगा, दैट इज 12। तो ये कह रहा है कि क्या आप जब हम 0.5 इसकी साइड बढ़ा रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है पेरीमीटर में। देखो पहले 4 था, फिर 6 हो गया, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 2 2 इंक्रीज होता चला जा रहा है। 4 में 2 ऐड करा 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10। इसके पेरीमीटर में जब हम साइड में 0.5 का डिफरेंस दे रहे हैं तो उसके पेरीमीटर में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस अपने आप से ही आता जा रहा है, हर बार डिफरेंस आता चला जाएगा। तो ये इसमें रिलेशन है। आगे देखते हैं, एक चेस क्लब का एग्जाम्पल देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। चेस क्लब है एक, मेंबरशिप लेते हैं जैसे किसी भी क्लब की, तो क्या है वहां पर रूल कि आपको जो मेंबरशिप, जैसे क्लब चार्ज ज्वाइनिंग फीस, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ज्वाइनिंग फीस होती है, वो क्लब चार्ज कर रहा है 200 रुपीज, प्लस जितनी भी आप चेस के गेम खेलोगे उसके 50 रुपए आपको अलग से देने पड़ेंगे। जैसे होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन फीस तो अलग है, बाकी आप जो गेम खेलोगे वो जैसे उसके अलग चार्ज है। तो क्या कर रहे हैं, वो 200 रुपीज तो एंट्री फीस ले रहे हैं और 50 रुपए पर मैच ले रहे हैं, 50 रुपीज पर मैच उसकी एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं। जितने मैच खेलोगे वो 50-50 और ऐड होते चले जाएंगे। इफ यू प्ले एम मैचेस टोटल, अगर आप तो पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, ये आगे की बात है। अगर आप एम मैचेस खेलोगे, देखो अगर एक पर्सन है, जैसे आप ही हो, आपने वहां जाकर मेंबरशिप ली तो आपको 200 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे। फिर आप जाके वहां खाली थोड़ी बैठोगे, गए हो तो मैच खेलोगे, चेस खेलोगे, तो आपने एक चेस का गेम खेला या नंबर ऑफ चेस प्लेट, कितने चेस के गेम खेले तो आपने कितने पैसे दिए, यहाँ पर नीचे पैसे दिए वो है 200 रुपीज, तो आपने एंट्री फीस दी, फिर 50 रुपीज का आपने एक मैच खेला, तो कितना हो गया 200 प्लस 50 250। आपको एक और मैच खेलने का मन करा तो आपने 2 मैच खेले, 200 तो आपने वही दिए, और प्लस 50 प्लस 50, 2 बार 50 दिए, 2 मैचेस के 50 रुपीज दिए, तो यहां पर आपने 2 मैचेस के 300। देखो 200 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा 100, 2 मैच के 100 दोगे, 1 मैच के 50 दोगे, 2 मैच के 100 दोगे, तो टोटल हो जाएंगे 300। 3 मैच के तो 200 तो आपने एंट्री फीस दी, फिर 3 मैच के आपने 50 प्लस 50 प्लस 50 150 और एक्स्ट्रा दिए, तो ये 3 इंटू 50 कर देंगे। 3 मैच थे तो, 4 मैच थे तो यहाँ पर 200 प्लस 4 इंटू 50, ऐसे ही 5 है तो 200 प्लस 5 इंटू 50। कुछ रिलेशन दिख रहा है कि सब में हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल टर्म निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो सब में हम 200 तो कर ही रहे हैं, 200 तो सबको ही देना है, प्लस 50 रुपीज एक 50 रुपीज एक मैच की फीस है, और जो नंबर ऑफ मैच है, जैसे नंबर ऑफ मैच m है, कोई 1 खेलेगा तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई होगी, 50 इंटू 1 1 250 आ जाएगा पहला मैच। अगर कोई 2 खेलेगा तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 2 तो 100, 2 मैच के 100 रुपीज हो गए, 200 आप दे ही रहे हो तो 300। जैसे यहाँ पर हमने एम मैच का निकाला तो 200 तो आप दोगे ही दोगे, 50 रुपीज दोगे आप एम मैच के। तो जैसे आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर 3 मैच के 50 रुपीज दे रहे थे, 3 मैच के 50 रुपीज तो 3 इंटू 50 कर रहे थे, एम मैच के 50 रुपीज तो एम इंटू 50 कर देंगे, 200 प्लस 50 है। ये आ गई इसकी जनरल टर्म। जनरल टर्म से हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे कोई हमसे फर्स्ट कह दे, चाहे कोई सेकंड कह दे, इसमें m की वैल्यू रखते जाओगे आपके पास वैल्यू आती चली जाएंगी। जैसे पहला मैच तो 50 इंटू 1 50 प्लस 200 250 आ गया, इस तरीके से। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन m। देखो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल जिसकी पावर क्या है 1, m एक वेरिएबल है जिसकी पावर है हमारी होल नंबर 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और जिसका वेरिएबल क्या है m है।
इसमें 2 टर्म है, कोफिशिएंट पूछूंगी एम का तो 50 है। हर क्वेश्चन को आप ऐसे करते जाएंगे कि आपको कभी कंफ्यूजन ही ना हो। और कांस्टेंट टर्म इसमें 200 है। अब आगे देखो, आगे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखते हैं। इफ अ प्लेयर पेड 750 रुपीज, हाउ मेनी मैच डिड ही प्ले? अगर किसी प्लेयर ने 750 रुपी पे करे तो उसने कितने मैच खेले होंगे? तो पहले तो हम जनरल बात कर लेते हैं। देखो 750 रुपीज उसने दिए, तो 200 तो उसने जनरल जो एंट्री फीस है वो दी होगी। कितना बचा? 550। अब उसको ने 50 रुपीज ईच मैच के दिए होंगे, तो 50 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कटा, कितने? 11 मैच उसने टोटल खेले होंगे। अब इसको हम, इस जो जनरल टर्म है, मैंने बताया था ना जनरल टर्म आ जाती है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जनरल टर्म है हमारी 200 प्लस 50m, 200 प्लस 50m, ये जनरल टर्म है। ये हमारे रुपए ही तो थे, कॉस्ट कितनी दे रहे हैं हम? इतनी। तो ये कॉस्ट हमें दे रखी है 750, तो इसको हम वैल्यू निकालेंगे। 50m 200 चला जाएगा 750 में से, माइनस हो जाएगा, और 50m के बराबर आ जाएगा हमारा 550। क्लियर? अब m आ जाएगा हमारा 550 अपॉन 50, दैट इज 11। आ गया ना 11 मैच? ऐसे भी हमारा 11 आया, ऐसे भी। तो इस जनरल टर्म से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो भी चाहे हमसे मैच पूछ ले कि कितने मैच खेले हैं, चाहे हमसे पैसे पूछ ले कि कितने पैसे उसको देने हैं इतने मैच खेलने के बाद, तो हम इस जनरल टर्म से निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल 6 देखते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज 64। कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर जिनका सम है 64, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। एक नंबर दूसरे से 10 ज्यादा है। जैसे एक अगर 10 मोर है, अब देखो दो टर्म है, एक तो मोर और एक आता है टाइम्स। तो मोर आता है बेटा, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोर लिखा हो तो आपको प्लस करना है, 10 प्लस करना है। अगर 10 टाइम्स लिखा होगा तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, मोर मतलब प्लस। तो यहां पर जैसे एक टर्म, अगर आप जनरल सोचो, एक टर्म अगर एक फर्स्ट जो नंबर है वो अगर 11 है तो दूसरा उससे 10 ज्यादा होगा, तो 11 प्लस 10 21 होगा। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। दोनों का सम 64 है, तो हमें वो दो नंबर निकालने कि वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर हम मान लेंगे कितना? x। हमें पता नहीं है कितना है, बस हमें ये पता है कि दूसरा पहला नंबर दूसरे से 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो सेकंड कैसे आएगा बेटा? फर्स्ट में 10 प्लस कर दो तो सेकंड आ जाएगा। 10 ही तो ज्यादा बोला है, तो ये हमारे दोनों नंबर आ गए, फर्स्ट और सेकंड। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि दोनों नंबर का जो सम है वो 64 है। तो हम वही कर दे, x प्लस फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, हमें बताया है कि वो 64 है। दोनों नंबर जो हमने माने हैं वो यहां लिख दो, x प्लस 10, पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इसको 64 के बराबर रख दो। अब आप सॉल्व कर सकते हो, x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। बेटा बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ ऑफलाइन ट्यूशन से जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, x प्लस x को क्या रख देते हैं? x स्क्वायर कर देते हैं। ये गलती मत करना। x और x क्या होगा? 1x प्लस 1x, तो क्या होगा? 2x होगा, तो ये जुड़ेगा। मल्टीप्लाई पावर में कब होता है? जब हम x इंटू एक्स करते हैं तो वो x स्क्वायर होता है, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। जब हम x प्लस x करेंगे, सेम वेरिएबल को जोड़ेंगे, तो वो x प्लस x, 1x प्लस 1x 2x होता है। कैसे 2x होता है? x कॉमन ले लो इसमें से, बाहर अंदर है 1 और 1 बचा तो 2x आ गया है। तो ये 2x होता है, ये x स्क्वायर होता है। यहां बच्चे गलती करते हैं, और यहाँ दोनों मिस्टेक भी मैं बताती जा रही हूँ कि कहाँ गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। x प्लस x 2x हो गया, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 64। 2x इज इक्वल्स टू 64 माइनस 10। 2x इज इक्वल्स टू 64 में से 10 माइनस करोगे आ जाएगा 54। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 54 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 2s are 4, 2 7s are 14। x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 27। तो पहला जो फर्स्ट टर्म आ गया तो वो तो x ही है, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी x, मतलब x बराबर 27। लेकिन सेकंड भी तो निकालनी है, दोनों ही निकालनी है। दूसरी है हमारी x प्लस 10, तो x की वैल्यू हमारी 27 आई है, उसमें 10 प्लस कर दो तो ये आ जाएगी हमारी 37। अब 27 और 37 को ऐड करके देख लो, सम आपका 64 ही आएगा। अगर 64 ना आए तो आपने कुछ गलती की है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे है इनपुट आउटपुट मशीन। मशीन आ गई कि हम किसी को मशीन में कुछ डालेंगे तभी तो वो हमें कुछ सामान देगा। तो यहां भी हमें वही करना है कि हमें एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3।
अगर हम इसमें x की वैल्यू डालेंगे, मशीन में कुछ डालेंगे x की वैल्यू, तो वो हमें y की वैल्यू दे देगा। कैसे? अ लीनियर पॉलिनोमियल वर्क लाइक अ मशीन, एक मशीन की तरह काम करता है। यू पुट इन अ वैल्यू ऑफ x, अगर आप इनपुट करोगे x की वैल्यू डालोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? वो पॉलिनोमियल हमें वैल्यू दे देगा आउटपुट में y की। किसकी देगा? y की। जैसे हमने इनपुट में डाला x इज इक्वल टू 4, पॉलिनोमियल हमारी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x की जगह क्या रख देंगे हम? 4 रख देंगे, तो 2 इंटू 4 प्लस 3। अब आपको बोर्ड मास के रूल से पता होगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 2 4 आर 8 प्लस 3 कितना आ गया? 11। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 11। आउटपुट हमें क्या मिल गया? इनपुट हमने डाला x बराबर 4, हमें आउटपुट मिल गया y इज इक्वल टू 11। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। वी हैव लर्नड दैट टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन। हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब वैल्यू रख देते हैं। अभी हमने देखा कि x की वैल्यू रख दी तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कंसीडर एग्जाम्पल 3 वेयर द वायर इज बेंट फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक एग्जाम्पल 3 को कंसीडर करना है जहां वायर को हमने फोल्ड किया था, एक रेक्टेंगल बनाया था। क्या आई थी हमारी? आई थिंक लेंथ, अच्छा उसका एरिया पूछा था कुछ, शायद कुछ पूछा था उसमें, देखते हैं। हेयर आर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया अब निकला है। रेक्टेंगल का एरिया देखो, एक साइड थी उसकी लेंथ थी x और उसकी ब्रेथ थी कितनी? x को मिलिए 10 माइनस एक्स, 10 से कम थी, दोनों का डिफरेंस क्या था? 10 था। दोनों का जो सम था लेंथ और ब्रेथ का वो 10 था, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा x इंटू 10 माइनस एक्स, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। तो ये रही हमारी एरिया। इज अ फंक्शन ऑफ x, ये एक फंक्शन है x का। कैन यू इंटरप्रेट दिस एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस, क्या आप इसको भी इनपुट आउट प्रोसेस में यूज कर सकते हैं? व्हाट वैल्यू डज द एक्सप्रेशन टेक व्हेन x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जब हम x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर रखेंगे इनपुट में तो तो वैल्यू क्या आएगी? तो रख दो x की वैल्यू, हमारे पास हमने x की वैल्यू रख दी 6, 10x माइनस एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू हमने क्या रखी? 6 रखी, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ पर 6 की पावर 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 60, और 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आर 36, तो 60 में से 36 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, 24 आ गई हमारी आउटपुट। तो यहाँ पूछा है 6 सेंटीमीटर रखेंगे तो हमारी आउटपुट क्या आएगी? 24 सेंटीमीटर या फिर 24 हमारा आउटपुट आएगा। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन हमसे सॉल्व कराए जाते हैं। अब आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को, और एक्सप्लोर करते हैं। अभी लीनियर पॉलिनोमियल सीख चुके हैं तो अब उसको और उसकी दुनिया में घुसेंगे। अब हम एक बार एंट्री करके तो उसको पूरा ही सीखेंगे ना। डेफिनेशन है, अ लीनियर पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब बराबर बराबर वाले टर्म, 1 के बाद 2 3 4 5। अब देखो ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब जैसे 1 2 3, 1 के बाद कॉन्जिक्यूटिव 2 है, 2 की 3 4 5, ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाली जो टर्म होती है उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आता है ना उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 को कर लो तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 को कर लो तो भी 1, 5 में से 4 को कर लो तो भी 1। हर बार डिफरेंस करने पर 1 आ रहा है, मतलब 1 ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म लिखते जा रहे हैं। अब देखते हैं ग्रोइंग पैटर्न ऑफ सीक्वेंस एंड स्टाइल्स। जो ये वाले पैटर्न है ना, ये स्टाइल्स में देखेंगे। यहाँ पर देखो स्टेज 1 में एक ही टाइल है, स्टेज 2 में 2 टाइल और लगा दी तो 1 के साथ साथ टाइल्स हो गई 3, 1 2 3 टाइल हो गई। यहाँ पर 2 टाइल और लगा दी, मतलब 1 में 2 टाइल और दे दी तो 3 बन गई, 3 में 2 टाइल और दे दो तो 5 बन गई, 5 में 2 टाइल और ऊपर लगा दी तो 7 बन गई। अब नेक्स्ट में 2 टाइल और ऊपर लगाएंगे, इसको रफ कर देते हैं, तो नेक्स्ट में 2 टाइल्स और ऊपर लगा देंगे तो 7 और 2 9 हो जाएंगी। इसमें 2 प्लस और कर देंगे तो 11 हो जाएंगी टाइल्स। ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बनाओगे तो यही तो है, बार बार क्या है? सेम पैटर्न आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। 3 में से 1 माइनस करोगे 2, 5 में से 3 तो 2, हर बार सेम डिफरेंस आ रहा है बराबर वाली टर्म में। तो ये होता है एक पैटर्न, ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ये स्क्वायर टाइल्स का है तो ये ग्रोइंग पैटर्न है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर देखो इसका, ये हमारा निकला था नेक्स्ट टू टर्म 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे निकला है। तो अब हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। अभी जैसे हमसे कोई कह दे कि फर्स्ट टर्म में, पहला टर्म में
1 आ रहा था, सेकंड में हमारा 3 आ रहा है, 3 वो है क्यूब्स, थर्ड में हमारा 5 आ रहा है, तो कुछ रिलेशन निकल रहा है। तो देखो इसको आपको करके देखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर करो 4, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ गया, 3 का स्क्वायर करो 9, 1 माइनस करोगे तो क्या 8 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा, तो ये वाला पैटर्न नहीं चलेगा। तो कैसा पैटर्न लगेगा, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 की, 2 2 जार 4, 4 में से 1 माइनस कर दो आ गया 3। अब इसमें करके देखो 1 में 2 की मल्टीप्लाई करो, -1 कर दो, 2 -1 1 आ गया, चलो यहां तक भी सॉल्व हो रहा है। 3 में 2 की मल्टीप्लाई करो, -1 कर दो, 3 2 जार 6, -1 अरे 5 आ गया। 4 में 2 की मल्टीप्लाई -1, तो 4 2 जार 8, -1 7 आ गया। तो ये हमारा ये सीक्वेंस चल रहा है। अब इसकी जनरल टर्म बनाएंगे, अभी तक हम जनरल टर्म बना रहे थे ना। जनरल टर्म कैसे बनेगी बच्चों, 1 2 3 4 5, जो जो बदलते जा रहे हैं उसको तो हम मानेंगे n, और जो जो कांस्टेंट है सेम है, जैसे मल्टीप्लाई 2, सब में 2 2 की मल्टीप्लाई करिए। जनरल टर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, जो जो डिफर होते चले जाते हैं उसको तो मान लो कोई वेरिएबल, फिर 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, और सब में ही -1 कर रहे हैं, तो हमारी जनरल टर्म क्या बन गई 2n, n मल्टीप्लाई बाय 2 को हम 2n लिख सकते हैं -1। तो जनरल टर्म बनाना बहुत आसान है। कैसे देखते हैं, जो चीज बदल रही है उसको तो हम वेरिएबल मांग, जो वेरी कर रही है 1 2 है, फिर यहाँ 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, तो जो वेरी कर रही है उसको तो हम वेरिएबल मान लेते हैं। जो सेम है 2 2 सब में सेम है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 हमने मल्टीप्लाई कर दी, -1 -1 सब में हो रही है तो -1 कर दिया। इसकी जनरल टर्म आ गई हमारी 2n -1। अब तुम 2 की जगह n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 5 रखोगे स्टेज 5 पर, तो हमारा टर्म आ गया 9, तो आ गया 9, सही आ गया ना। n की वैल्यू जो भी रखोगे तो वही टर्म की आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसलिए जनरल टर्म हम यहां पर निकालते हैं। अब देखो बहुत सारे जनरल टर्म के हमें निकालनी है और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी तरीके से करेंगे। बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी, बेला के पास 100 रुपीज है अपनी पॉकेट मनी के लिए। शी स्पेंड 5 रुपीज एवरी डे, वो हर दिन 5 रुपीज अपनी पॉकेट मनी से खर्च कर रही है। अब समझ लो कि बेला आप हो, आप अपने हर दिन में 5 रुपीज क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। 100 रुपीज आपकी मम्मी या पापा ने आपको दिए। अब क्या बताना है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ 40 रुपीज, कितने दिन बाद उसके पास 40 रुपीज बनेंगे। अब पहले आप दिमाग लगाओगे, माइनस माइनस करते हुए 5 रुपए कम हुए, 5 रुपए कम हुए, 40 कब बचेंगे, तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मेन फोकस क्या है, जनरल टर्म निकालो जिसमें नंबर रखते ही, वेरिएबल की वैल्यू रखते ही आपके पास वैल्यू आ जाए एग्जैक्ट, तो वही निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर डे, जब उसके पास 0 दिन, मतलब जिस दिन उसे 100 रुपए मिले उसने कुछ भी नहीं करा। पहले दिन उसने क्या करा, 100 में से 5 रुपीज खर्च कर दिए, तो 95, 100 में से 5 रुपीज खर्च कर दिए तो 95 बचे। फिर अगले दिन उसने 95 बचे, तो 95 में से 5 और कम कर दिए तो उसके पास 90 बचे। फिर 90 में से उसने 5 और कम कर दिए तो 85 बचे, 85 में से और 5 कम कर दिए तो 80 बचे। अब जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, पहले दिन 0 वाले दिन तो 100 ही था। अब देखो 100 रुपीज थे, 100 रुपीज थे पहले दिन, 100 रुपीज से माइनस करना है क्योंकि वो खर्च कर रही है, तो माइनस करना है उसके 5 रुपीज खर्च कर रही है पहले दिन, तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर दो। 100 - 5 × 1 95 आ गया। 100 रुपीज है माइनस 5 रुपीज खर्च कर रही है, तो दूसरे दिन करा, तो 2 दिन में कितने करेगी, 5 2 = 10 कर देगी। 2 दिन में उसके 5 और 5 10 खर्च हो जाएंगे, तो 5 2 = 10, 100 में से 10 माइनस करोगे 90 आ गया। तीसरे दिन क्या करेंगे, 100 माइनस कितना, 5 रुपीज खर्च कर रही है, और थर्ड डे में कितना 3 मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 = 15, 5 + 5 + 5 3 दिन में 15 रुपीज खर्च करेगी तो 85 हो गया। मिल गई हमें जनरल टर्म। अब इसकी जनरल टर्म कैसे बनाएंगे, जो चीज वेरी करेगी, देखो जो चीज सेम है उसको सेम लिख लो, 100 100 100 सब में सेम है 100 लिख दिया। अब माइनस सब में सेम है माइनस लिख दिया, 5 5 5 सब में सेम है 5 लिख दिया। बदल क्या रहा है, 1 2 3 4, 5 में 5 होगा, 6 में 6 होगा, तो इसको हम मान लेते हैं जनरल टर्म। इसको हमने मान लिया x, वेरिएबल जो बदल रहा है उसको हम वेरिएबल मान लेते हैं। तो ये हो गई इसकी जनरल टर्म 100 - 5n। अब हमसे पूछ रहा है कि किस दिन उसके पास 40 रुपीज बचेंगे। तो ये जो रुपीज है इसको 40 के बराबर रख दो, ये रुपीज ही तो आए, 100 - 5n, इसको रख दो 40 के बराबर। तो 100 माइनस वाला इधर जाएगा, 40 + 5n हो जाएगा, 5n इधर ही रखो, 100 - 40 कर लो, 60 = 5n आ गया।
एन की वैल्यू निकलेगी 60/5, दैट इज 5 1 5 5 2 12, एन की वैल्यू होगी 12। तो उसके 12 दिन बाद उसके पास 40 रुपीज बचेंगे। क्लियर? 12वें दिन वो 40 रुपीज बचेंगे खर्च करने के बाद। क्लियर? यहां से समझ में आ जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन। जनरल टर्म निकालनी क्यों जरूरी है। व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15 डे, 15th डे पर कितनी अमाउंट बचेगी। देखो अब डे यहाँ तो कॉस्ट बताई थी तो हम इसके बराबर में कॉस्ट रख देते हैं क्योंकि ये कॉस्ट ही है। अब ये पूछ रहा है कि 15th डे पर उसके पास कितने पैसे बचेंगे। जनरल टर्म हमारी क्या आई थी, तार दो, 100 - 5n। हमें n की वैल्यू अब 15 दे रखी है, 15th डे पर हमें पैसे बताने के कितने बच रहे हैं। तो 100 - 5 × 15, n तो डेज ही था ना, तो डेज देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमने किसको माना है, ये डेज मान रहे हैं हम, डेज नंबर। ठीक है, तो n हमने डेज नंबर माना है। 100 - 15 5 आर 75, 25 रुपीज उसके पास बचेंगे 15th डे पर। 15th डे पर उसके पास 25 रुपीज बच जाएंगे। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। एक ऑटो रिक्शा वाला है, वो अपना किराया, ठीक है, उसने अपना किराया फिक्स कर रखा है कि वो 2 किलोमीटर तक तो 25-25 रुपए लेगा हर उसके 25 रुपए पहले किलोमीटर के, दूसरे किलोमीटर के 25, मतलब उसके 25 रुपए ही रहेंगे। 2 किलोमीटर तक तो वो 25 रुपए ही लेगा। उसके आगे जितना जितना किलोमीटर बढ़ता चला जाएगा, जैसे 3 किलोमीटर हो गया तो 1 किलोमीटर के वो 15 रुपए एक्स्ट्रा लेने लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट ₹25 एंड रिमेन द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तक वो 25 रुपीज ही लेता है, उससे ज्यादा नहीं लेता। इट इंक्रीज बाय ₹15 पर किलोमीटर, और वो 15 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से उसके बाद चार्ज करने लगता है। 3 किलोमीटर पर 15 रुपीज और ले लेगा, 4 किलोमीटर हो जाएंगे तो 15 30 रुपीज और ले लेगा। फॉर 25 से ज्यादा, 25 तो है ही इनिशियल, उसके बाद वो आगे से हर किलोमीटर पे 15-15 रुपए ऐड करने लगता है। व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर जो फेयर है, जो किराया है, वो कितना होगा ये बताना है हमें। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो 2 किलोमीटर तक 25 था। अब आया 3 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे यहाँ पर किलोमीटर ट्रेवल है, यहाँ पर फेयर है, यहाँ पर पैसे है, रुपीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 25 तो लेना ही लेना है। 1 किलोमीटर और ज्यादा चल गए, 2 से +1 में, तो हम क्या करेंगे, 15 रुपए वो और ले लेगा। 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चले तो 2 किलोमीटर के तो 25 ही है। आगे चलेंगे तो 25 तो वो लेगा ही लेगा। 4th के नेक्स्ट ये 2 जो चले तो यहाँ पर ले लेगा 2 × 15, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चल गए, 2 से ज्यादा चल गए, 4 हो गया। यहाँ पर 3 × 15, यहाँ पर 4 × 15। अब हमें क्या करना है, सेम 25 तो 25 लिख लेंगे, प्लस ये क्या वेरी कर रहा है, इसको मान लो n, 1 2 3 4, ठीक है, n मान लिया, और ये यहाँ पर सबका 15 ही है। तो जनरल टर्म हमारी बन गई 25 + 15n। अब इसके अकॉर्डिंग आप 10th किलोमीटर का निकाल सकते हो कि 10 किलोमीटर पर उसका टोटल किराया कितना होगा। तो n की वैल्यू 10 रख दो, 25 प्लस, देखो एक चीज यहां पर याद रखनी है, हमने यहां गलती कर दी, n रखा है। अगर मैं यहां पर 1 रखूं तो ये तो 1 किलोमीटर की आ जाएगी, तो यहां पर हमें n - 2 रखना पड़ेगा। देखो कैसे n - 2 रखना पड़ेगा, 1 3 में यहां पर 1 है, 2 कम, 4 में यहां पर 2 है, 2 कम, 5 में यहां पर 3 होगा, 2 कम, तो यहां n - 2 रखना पड़ेगा हमें। n - 2 × 15 क्यों कम रखा, देखो 3rd टर्म में यहाँ पर देखो 25 + 0 × 15 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म तक तो वो 0 ही ले रहा था, उसके बाद हमें यहाँ पर टर्म मिल जाएगी 15n - 2, 15 2 = 30, तो 15n और 30 में से 25 जाएगा माइनस का 5, 15n - 5 इसकी आ गई हमारी जनरल टर्म। बस यहाँ एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है, n की वैल्यू कहाँ 2 से या 2 से ज्यादा या 2 के बराबर रखनी है। n की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 रखनी है। देखो 2 हम रखेंगे, जैसे 2 हम रखेंगे 0 आ जाएगा, तो 25 फर्स्ट और सेकंड में आ जाएगा 25। अब हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे। ठीक है, अब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 रखते ही क्या आ जाएगा,
3 माइनस 2 1 15, तो 40 रुपीज आ जाएगा फर्स्ट वाले का। फिर 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 आ जाएगा हमारा 2 इंटू 15 दैट इज 55, 5 रखते ही आ जाएगा 70। ऐसे क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखनी है, 2 किलोमीटर तक चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू जो हम n की वैल्यू मानेंगे n माइनस 2 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि n हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, थिंक एंड हाउ, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी 130, कितने किलोमीटर तक जो फेयर है वो 130 रहेगी। फेयर हमारी निकल के आई थी ये 15 n माइनस 5, और वो 130 होना चाहिए। देखते हैं, अब 15 n आ जाएगा 130 प्लस का 5, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 135 अपॉन 15, तो 15 के टेबल में 135 कब आता है, आई थिंक 40 50 9 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 90। 9 किलोमीटर पर जो फेयर है वो कितना रहेगा, 130 रहने वाला है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब हम देखते हैं लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके। मतलब क्या होता है, ग्रोथ समझ में आ रहा है कि जैसे समय के साथ बढ़ेगा, चीजें डालेंगे तो हमारा ये बढ़ेगा, 25 हो गया, फिर 40, फिर 55, फिर 70, फिर 85, बढ़ रहा है। जैसे इस वाली टेबल में देखते हैं 95, यहाँ 90, यहाँ घट रहा है तो ये हो जाएगा डिके, घट रहा है तो डिके होगा, 95 से 90 हो गया, फिर 85, फिर 80, तो ये डिके है। और जो बढ़ रहा होता है जैसे 1 3 5 7 9 ये बढ़ रहा है कंटिन्यूअस, तो ये है हमारा ग्रोथ, ठीक है। इसका ग्राफ से हम समझ लेंगे, अभी ग्राफ से भी समझेंगे, तो पहले इनको पढ़ लेते हैं। लीनियर ग्रोथ होती क्या है, क्वांटिटी इंक्रीज, एक क्वांटिटी जब इंक्रीज होगी बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, एक कांस्टेंट अमाउंट से ओवर इक्वल इंटरवल, हर इंटरवल पर इक्वल अमाउंट से ग्रोथ बढ़ती जाएगी। जैसे 1 था, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ और 9 हुआ, 11 हुआ, तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली 2 से ग्रेटर होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये होगा लीनियर ग्रोथ। ग्राफ में स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप बनेगा। अब स्लोप क्या होता है वो भी बताऊंगी आगे। एग्जांपल, जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है 0.5 फीट हर मंथ वो 0.5 फीट ही बढ़ता जा रहा है। पहले मंथ में वो जैसे 0.5 होगा, सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा, फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में उसका जो ग्रोथ है वो कितना हो जाएगा, 0.5 और बढ़ जाएगा तो 1 फीट हो जाएगा, थर्ड में 1.5 हो जाएगा। तो लीनियर ग्रोथ हो रही है, लगातार बढ़ रही है। लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके ही देख रहे हैं हम, तो यहाँ ये बढ़ रही है लगातार। अब देख लेते हैं डिके क्या होता है। अ क्वांटिटी डिक्रीज, बस वहां पर ये बढ़ रही थी एक कांस्टेंट अमाउंट से, अब यहां पर ये घटेगी, डिक्रीज होगी कांस्टेंट अमाउंट से ओवर इक्वल इंटरवल। जैसे स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, यहां तो पॉजिटिव स्लोप होगा, मतलब ऐसे ये स्लोप होता है, ये ढाल होती है कि ये कितना ऊपर है कितना नीचे है, तो ये इसको हम स्लोप बोलते हैं, ये होती है स्लोप। तो ये तो पॉजिटिव स्लोप होगा ऐसे, और जो इसका है इसका नेगेटिव स्लोप होगा इस टाइप से, ठीक है, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। एग्जाम्पल, वाटर लेवल फॉलिंग 0.5 मीटर पर मंथ, हर मंथ 0.5 मीटर क्या हो रहा है, वाटर का फॉल हो रहा है, वाटर लेवल नीचे गिर रहा है। पहले मंथ में इतना था, 0.5 गिर गया, सेकंड में, थर्ड में 0.5 और गिर गया, तो इसमें माइनस 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 करते चले जाते हैं 0.5, तो ये नीचे उल्टा चलता है। आगे देख लेते हैं अब एग्जाम्पल, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। क्वेश्चन करते करते हमें सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ अ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन से हमें दी है कॉस्ट ऑफ अ जर्नी, तो हमें देख लीजिए जनरल टर्म दे दिया 100 + 60d दे दिया है, जो कि क्या है ये कॉस्ट दी है जर्नी की, ठीक है, कि ये देखो सी से हमने कॉस्ट को, और ये डिस्टेंस हमारा इतना कवर कर रहा है, कॉस्ट हमारी सी लग रही है। देखो डिस्टेंस कवर्ड ऊपर आ गया, 0 किलोमीटर पर 100। अब कैसे निकालेंगे इसको, ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, वेयर सी इंडिकेट टोटल कॉस्ट इन रुपीज, जहां पर सी
टोटल कॉस्ट दिखा रहा है, और जो डी है वो डिस्टेंस दिखा रहा है पर किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। लेट अस मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर डी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर। 0 से 10 किलोमीटर तक ये कैसे वेरी करेगा, तो इसको नहीं भी होगी ना, आप बना दोगे। कैसे बनाओगे? लेट अस मेक अ टेबल ऑफ वेरी एंड शो हाउ द कॉस्ट इंक्रीज फॉर एवरी किलोमीटर। तो हम इसको नहीं देख के पहले बना लेते हैं। देखो यहाँ पर डी लिखेंगे डिस्टेंस, और यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे। तो 0 किलोमीटर पर देखो जनरल टर्म आ गई, तो मैंने क्या बोला था, यहां पर आप d की वैल्यू रखोगे और आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। d बराबर 0 रखते ही, d बराबर 0 रखोगे आप, तो क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 100, क्योंकि ये हो जाएगा 60 इंटू 0। अब d बराबर 1 रखो, 1 किलोमीटर पे कितना होगा, d बराबर 1 रखा हमने, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 60, 160 हो गया। अब यहाँ पर d बराबर 2 किलोमीटर रख दो, 2 किलोमीटर रखा तो 100 प्लस 60 इंटू 2, 100 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 220। इसी तरीके से यहाँ पर d बराबर 3 रखो तो आ जाएगा c 280, 4 रखो 350 आ गया, 5 रखो 480 आ गया। तो ये जनरल टर्म दी है, इससे हम पूरी टेबल बना सकते हैं। 10 किलोमीटर तक दी है, यहाँ 5 तक बनाइए, आप आगे तक इसको 10 किलोमीटर तक बनाएंगे। देखो 6 के लिए निकालते हैं। 6 के लिए क्या आएगा, 100 प्लस 6 इंटू 60, ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 360, ये आ जाएगा 460। क्या आ जाएगा, 460 आ जाएगा किलोमीटर 6 पे। यहाँ 460 लिख देते हैं डायरेक्ट। इससे 6 किलोमीटर पर 7 पर निकालोगे, 8 पर, 9 पर, 10 पर कैसे निकालोगे, d की वैल्यू 7 रखोगे, d की वैल्यू 8 रखोगे, 9 रखोगे, फिर 10 रखोगे। इस तरीके से टेबल आ गई। अब देखो एग्जाम्पल 10 में देख लेते हैं। द हाइट ऑफ वाटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है ऐसा, उसमें जो हाइट है वाटर की वो 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। जब समर की स्टार्टिंग हुई तो वो 3 मीटर थी, यहां तक समझ लो 3 मीटर थी। The height h meter at the end of t month is given by the linear function। क्या दे रखी है हमें, हाइट दे रखी है टी मंथ में, हाइट दे रखी है टी मंथ में कितनी, ये हमें जनरल टर्म दे दी, जो मैं कहती हूँ ना जनरल टर्म निकालो, जनरल टर्म दे दी, ये दे रखी है। अब इससे हमें क्या बनानी है, हमें टेबल बनानी है। देखो ऊपर रखेंगे हम टी मंथ और कितनी हाइट उसकी हो रही है। पहले स्टार्टिंग पहले मंथ में 3 मीटर थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। कैसे कैसे कम हुई, हर मंथ में 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमें देखना है कि कितने कितने हर मंथ में वो कम हो रही है। तो पहले 0 मंथ में, तो 0 मंथ में तो क्या थी, 3 किलोमीटर ही थी। शुरुआत में तो पानी पूरा ही रहेगा ना। क्या कह रहे हैं, समर की जब स्टार्टिंग हुई तो पानी का लेवल था 3 मीटर, यहां तक ये पूरा 3 मीटर था। अब धीरे धीरे तो कम होगा, तो 0 मंथ में टी की बराबर t बराबर 0 रख दो, तो 3 माइनस 0.5 इंटू 0। अब आ जाएगा 0.5 में 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 3 आ गया। तो फर्स्ट में तो 3 रहेगी। अब फर्स्ट मंथ में कितनी हो जाएगी, तो t बराबर रख दोगे 1, t बराबर 1 रखते ही 3 माइनस 0.5 इंटू 1, तो 3 माइनस 0.5 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 ही आएगा। 3.5 में से 3 में से 0.5 माइनस करोगे तो 2.5 आएगा। अब आगे 2 रखेंगे, कैसे आया, बहुत सारे बच्चे तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। 3.0 में से 2.5 ऐसे माइनस कर, 0.5 ऐसे माइनस करते हैं कि हम 3.0 मान लेते हैं उसको। अब माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 2 में से 0 गया 2, 2.5। यहाँ देखो अब टी मंथ सेकेंड मंथ में 3 माइनस 0.5 इंटू 2 रख दोगे यहाँ पर, तो 3 माइनस 0.5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 की तो 1.0 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ऐसे 3 रखोगे 1.5 हो जाएगा, 4 रखोगे 1 आ जाएगा, 5 रखोगे तो कैसा आएगा, ये सब चीजें देखनी है आपको। कहां तक निकालना है, अच्छा यहाँ 4 तक के निकाला। इन द एग्जाम्पल अबव एज द वैल्यू t इंक्रीज, जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ रही है और h की वैल्यू क्या हो रही है, उसके साथ घट रही है, तो यहाँ पर लीनियर डिके हो रहा है। और यहाँ पर क्या कर रही थी, जैसे जैसे d की वैल्यू बढ़ रही थी कॉस्ट भी बढ़ रही थी, तो ये लीनियर ग्रोथ है, बस इतना सा अंतर है, बढ़ेगा तो ग्रोथ और घटेगा तो डिके। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं, देयरफॉर दिस इज एग्जांपल रिप्रेजेंट लीनियर डिके। अब एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5th मंथ। 5th मंथ का निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, हम t की जगह 5 रख देंगे, तो रख दो यहाँ पर 5, 3 माइनस 0.5 इंटू 5, 3 माइनस 0.5 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 0.5। 3 में से 2.5 माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.5, तो ये आ जाएगी आपकी 5th मंथ में
कितना पानी का लेवल है। क्लियर? अगर हमसे नेक्स्ट 6 में पूछ लेगा तो भी निकाल देंगे, 0 ही लेवल रह जाएगा, बिल्कुल माइनस होके 3 - 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कितना भी निकाल सकते हैं, जब अगर हमारे पास जनरल टर्म होगी तभी। आगे देख लेते हैं। देखो ग्राफ मैंने बताया था ना, ये अच्छा ये पॉइंट इधर उधर हो गए, ये पॉइंट यहां पर सी, ये दोनों के ग्राफ बनाए हैं। यहां पर 0 पर 100, 0 पर 100 है, और फिर 0 पर 100 है, उसके बाद 1 पर 160 है, 2 पर 220 है। देखते हैं, दो का ही पॉइंट लेते हैं। देखो यहां पर तो रखा हमने डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस है, यहां हम रखेंगे क्या, कॉस्ट कितनी लग रही है। तो 0 पर तो 100 है, और 1 पर कितनी हो गई थी, 1 पर कितनी हुई थी 160, तो 100 से थोड़ा ऊपर जाएगा। और यहाँ 2 किलोमीटर पर कितनी हो गई थी 220, 280 से थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। ये थोड़े इसमें पिक्चर में आ गए हैं। 3 पर कितनी थी, यहाँ पर डॉट आएगा। 4 पर कितनी थी, यहाँ पर आएगा। तो ये एग्जैक्ट एक इसका ये क्या है, ये लीनियर ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है ना, तो ये ग्रोथ हो रही है। ऐसी हमेशा कंटिन्यूसली सीधी लाइन में चलता चला जाएगा। अब ये सीधी लाइन क्यों आई है, ऊपर नीचे क्यों नहीं आई, क्योंकि यहां हम बात यही कर रहे थे कि हमारी जो क्या है, ग्रोथ हो इक्वल इंटरवल, कांस्टेंट अमाउंट बढ़े इक्वल इंटरवल में, तो ये कांस्टेंट अमाउंट ही बढ़ रही है हर इंटरवल में। क्लियर? अब दूसरे वाले में 3 - 0.5 t का ग्राफ देख लेते हैं। 0 में 3 मीटर लेवल था, फिर फर्स्ट मंथ में कितना हो गया, ये लेवल गिर गया, हमारा कितना आ गया था 2.5 आ गया था। सेकेंड में 2 आ गया था, थर्ड में 1 आ गया था, 1.5 आई थिंक 1 आया था, फिर फोर्थ में और गिर गया, फिफ्थ में और गिर गया, और यहाँ सिक्स्थ में जाते जाते तो 0 हो जाएगा। फिफ्थ में आ रहा 0.5 आ गया था, 1 से आधा। देखो यहाँ पर हमने लिखा मंथ, यहाँ पे लिखा हमने हाइट। ठीक है, तो ये हाइट हर मंथ कितनी कितनी घट रही है, हमने ऐसे बनाया, तो ये ग्राफ बन रहा है ऐसे नीचे की तरफ, तो ये डिके हो रहा है। दोनों तरीके के ग्राफ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। आगे देखते हैं। अब आता है लीनियर रिलेशनशिप। 2.4 तक की एक्सरसाइज का आपका काम खत्म हो गया, समझा दिया मैंने, उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है 2.4 तक। 2.5 के लिए अब हम पढ़ते हैं लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है। अभी लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, अब उसमें रिलेशनशिप देखते हैं। तो देखो अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, देखो दो क्वांटिटीज हैं x और y, y की तो हमें वैल्यू निकालनी है, x हमारी क्या आएगी, इसमें आएगी, उसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b। जैसे हम लिख रहे थे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये इस फॉर्म में होती है हमेशा, y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब इसमें a क्या है, कंपेयर करो, a क्या है 2 है, a क्या है जो x का वेरिएबल है, a बराबर हो गया 2, और यहाँ पर b क्या है, b से कंपेयर करो, कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है, हमने ये कंपेयर कर दिया, a बराबर 2 b बराबर 1। अब देखो ये है हमारा जनरल टर्म। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज में x और y में। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम यहाँ निकाल रहे थे कि हाइट कितनी होगी इतने टाइम के बाद, तो हाइट और टाइम में रिलेशनशिप था ये, हाइट और टाइम में। और यहाँ पर हमारा जो रिलेशनशिप था किसमें था, यहाँ पर हमारा रिलेशन था किलोमीटर कॉस्ट और किलोमीटर में, कितने किलोमीटर पर कितनी कॉस्ट लग रही है, तो इनका आपस में ये रिलेशनशिप है। तो अभी तक तो हम ये पढ़ते ही आ रहे थे, बस इनको अभी क्या बताना है कि इनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ax प्लस b की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर हमारा था 3 - 0.5 t, h इज इक्वल टू 3 - 0.5 t। अब आपने देखा होगा वहां पर एच टी लिख रहा है, तो ये एच टी क्यों लिख रहा है, तो बेटा ये हाइट है, और ये जो टी है ना जिसमें ये पॉलिनोमियल होगा उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल होता डी में होता तो हम यहाँ 3 - 0.5 डी लिखते। क्लियर? ये तो टी हमने जो माना है ये वेरिएबल है, हम जैसे टाइम है तो टी मान लिया, हाइट है तो एच मान लिया, जिससे हम रिलेट कर पाए इजीली। कॉस्ट वाला जो वेरिएबल आया था, कॉस्ट का ऐसे कुछ सी ब्रैकेट में डी था, तो क्या इक्वेशन थी वो वाली, हमारी इक्वेशन थी हमारी 100 + 60 डी, 100 + 60 डी। तो ये d क्यों लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि d का एक पॉलिनोमियल है, d की वैल्यू देगा, d की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी, h की वैल्यू रखेंगे यहाँ, t की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास h की वैल्यू आएगी। तो ये रिलेशन किसमें है, ये हाइट और टाइम में रिलेशनशिप है, ये कॉस्ट और डिस्टेंस में रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर देखो कंपेयर करो, ये ax प्लस b की फॉर्म में है या नहीं, ax प्लस b की फॉर्म में है या नहीं, तो देखो
ए कौन सा वाला होता है, अब ए आप 3 मत रख देना कि पहले 3 है तो 3 रख दो। तो पहला वाला तो है वेरिएबल के साथ वाला टर्म, जो वेरिएबल के साथ वाला टर्म है, तो वेरिएबल यहाँ पर टी है, ये वेरिएबल है टी, तो टी वेरिएबल की ये एक पॉलिनोमियल है, तो टी से किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, देखो इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 100 प्लस 60d। अब यहां पर बताओ ए क्या है, ए क्या होगा, तो वेरिएबल की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, -0.5 से। साइन के साथ लेते हैं, हमेशा यही गलती कर देते हैं बच्चे, 0.5 लिख देंगे, हमें लेना है साइन के साथ, माइनस का 0.5 है, क्लियर। और बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, बी क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म, तो इस वाली इक्वेशन, इस वाली पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 3, ए और बी हमारी ए निकल आई। यहां देखेंगे हमारी ए और बी कंपेयर करेंगे, ए और बी जनरल टर्म से, तो जो हमारा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो तो होता है ए, तो 60 हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म होती है जो कि 100 है वो हो जाएगा बी। तो इस तरीके से निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले लिख रहा है तो वो ए होगा, बाद में लिख रहा है तो वो बी होगा। ये कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको ये पॉइंट मैं क्लियर करते जा रही हूं साथ के साथ। आगे देखते हैं, ए क्या है, रेट ऑफ चेंज, स्लोप। देखो ए हमेशा बताता है स्लोप, जो ए होता है वो बताता है कि इसका स्लोप कैसा होगा, ठीक है, कि लीनियर अगर प्लस में आएगा, ए की वैल्यू प्लस में आएगी तो स्लोप होगा पॉजिटिव, ऊपर जाएगा, स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस में आएगी, तो स्लोप होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या बताती है कि इसका स्लोप कैसा है, और बी क्या बताता है, बी बताता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी वाई एक्सिस को, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो आप फर्स्ट चैप्टर में, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई को कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वाई एक्सिस को ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, ये बताता है बी, और स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये बताता है हमारा ए, ठीक है। अब देखो इन दोनों ग्राफ से देख लो, सॉरी हम पीछे ही चले गए, यहां पर देखो ए है नेगेटिव, अब मैंने बताया था ए नेगेटिव है, आ गया, ए हमारा स्लोप बता रहा है, तो कैसा ग्राफ होगा, लीनियर डिके हो रहा है। तो देख लेते हैं, यहां पर देखो, यहां पर डिके वाला ही ग्राफ था, ए की वैल्यू पॉजिटिव है आएगी, ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कैसा ग्रोथ वाला ग्राफ होगा, स्लोप इसका पॉजिटिव होगा, ऊपर जाएगा। तो देखो 100 प्लस 60d का जो स्लोप जा रहा है, जो लाइन जा रही है वो ऊपर जा रही है, ग्रोथ हो रही है, यही चीज याद रखनी है। और जो बी, जो वाई की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है, वो बताएगा कि वो वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा। इफ यू नो 2x एंड y पेयर, यू कैन ऑलवेज फाइंड ए एंड बी। अगर आपके पास x और y है तो आप ए और बी की वैल्यू भी पता लगा सकते हो। जैसे आपके पास x, y कोई पेयर दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, x1, y1 और x2, y2, ये क्या है, जैसे मेरे पास 1 और 2 दे दिया, यहाँ पर 2 और 3 दे दिया, तो इनसे हम a और b की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं। कैसे, अब हम आगे देखेंगे, आगे सीखने वाले हैं। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे a और b की वैल्यू क्या क्या बताती है। a की वैल्यू स्लोप बताती है, स्लोप मतलब ढाल, कि वो कितना जा रहा है, पॉजिटिव होगा तो ग्रोथ होगी, नेगेटिव होगा तो डिके होगा। अब ये पैरेलल और बहुत सारी चीज आएंगी आगे, धीरे धीरे सीखेंगे, एक साथ तो सारा आपके दिमाग में भी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले है हाउ टू फाइंड अ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप कैसे पता करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज अ फिक्स मंथली फीस। एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे कि आप वाईफाई जो भी यूज करते हो कुछ भी, तो उसका एक फिक्स्ड चार्ज है कि आपको मंथली फीस आपको इतनी देनी है, फिर आपको एडिशनल कॉस्ट देनी है पर जीबी पर ऑफ द इंटरनेट डाटा यूज्ड, और उसके बाद एक तो मंथली फीस देनी है, उसके बाद आप जितना डाटा पर जीबी यूज करते जाओगे उसकी कॉस्ट अलग से लगती जाएगी इंटरनेट का। तो एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन शी यूज्ड 10 जीबी, जब उसने 10 जीबी टोटल यूज कर लिया, हर बिल वाज 350, उसका बिल था 350। जब उसने 10 जीबी यूज किया तो उसका जो बिल था कितना था, 350 था, और जब उसने 20 जीबी यूज किया, 20 जीबी, तो उसका बिल था 550। If the monthly bill Y depends on the amount data used X in GB, according to the relation Y is equals to AX plus B, find the value of A and B। यहाँ पर हमें A और B की वैल्यू पता करनी है दोनों कंडीशन में। तो अब इनसे हम
जनरल टर्म मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बनाएंगे। कैसे? जो अब हम x की वैल्यू 10 डालते हैं तो y की वैल्यू 350 आती है, x की वैल्यू हम 20 डालते हैं तो y की वैल्यू 550 आती है, और हमें वैल्यू निकालनी है a और b की। इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, y की वैल्यू 350, तो हमारी a की वैल्यू, a तो हम ऐसे ही रखेंगे, x की वैल्यू 10 है, a इंटू 10 प्लस b, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी हम रख लेंगे y की वैल्यू 550 आएगी जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। अब ये 2 इक्वेशन आ गई। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, देखो 10a वेरिएबल बाद में और कांस्टेंट टर्म पहले, प्लस b इज इक्वल टू 350। दूसरी है हमारी 20a प्लस b इज इक्वल टू 550। अब देखो हम क्या कैसे इससे a और b की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो आसानी से निकल जाएंगी। जितने इक्वेशन होते हैं अगर उतने ही वेरिएबल हमें निकालने होते हैं तो हम आसानी से निकाल देते हैं। जैसे एक इक्वेशन एक वेरिएबल होगा तो हम उसको आसानी से निकाल देंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल होंगी तो वैल्यू निकल जाएंगी, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हमें फाइंड आउट करनी है और हमें तीन इक्वेशन दी है तो भी हम तीनों की निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तीन इक्वेशन दी है दो वेरिएबल, जैसे अगर दो इक्वेशन दी है तीन वेरिएबल होते तब हम नहीं निकाल पाते। जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल पता लगाने हैं तो हम आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? देखो पहले तो रख लो, सेकंड इक्वेशन को पहले लिख लो, मतलब इस वाली को पहले लिख लो और ये जो ऊपर वाली है इसे इसके नीचे लिख लो। 10a प्लस बी इज इक्वल टू 350। कैसे निकालते हैं और बी की वैल्यू बता रही हूँ आपको, इजी। सबसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देंगे। 20 में से 10 जाएगा, 20 a में से 10 a गया तो 10 ही बचेगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। b प्लस का b है तो हमें ये माइनस करना है। ये साइन क्या होते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं जब माइनस करते हैं, तो प्लस नहीं, अब ये माइनस देखेंगे हम इसको, तो प्लस के b में से b को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 लिख दो यहाँ पर। 550 में से 350 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 200। तो 10a इज इक्वल टू आ गया हमारा 200। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, a की वैल्यू आ गई 20। अब हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई, a की वैल्यू तो हमने निकाल दी, b की कैसे निकालेंगे, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें a की वैल्यू रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू रख दो। a क्या है हमारा, 20 आया है, तो 20 इंटू 20 प्लस b इज इक्वल टू, किसी में भी रखोगे फर्स्ट में या सेकंड में a की वैल्यू b की वैल्यू आ जाएगी और सेम ही आएंगी। 20 400 हो गया, 20 में 20 की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस b इज इक्वल टू 550। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 550 माइनस 400, कितना आ गया b की वैल्यू हमारी, हमारी वैल्यू आ गई 0 5 और 1 150। a की वैल्यू हमारी आ गई 20 और b की वैल्यू आ गई हमारी 150। 400 प्लस 150 हमारा 550 आ गया। यहाँ हमारा अगर हमें मैच करके देखना है तो 10 में 20 की मल्टीप्लाई करोगे 200 प्लस 150, 200 प्लस 150 आ जाएगा 350। तो दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, हमारी वैल्यू आई है एकदम करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी कह रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, कैन यू गेस व्हाट द नंबर 20 एंड 150 इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू 20x प्लस 150। y इज इक्वल टू 20x प्लस 150 में ये जो 20 और ये 150 है ये क्या है, तो a बराबर तो 20 है जो कि क्या होता है, a स्लोप, क्या होता है स्लोप, और b बराबर क्या है 150। b क्या बताता है कि ये y को कहां इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर, b हमारा 150 है, a बराबर 20 है, इसको कंपेयर कर देंगे ना y इज इक्वल टू ax प्लस b से। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहां पर है विजुअलाइजिंग लीनियर, मतलब 2.5 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, पर 2.6 एक्सरसाइज के लिए सीखेंगे जो कि है विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। विजुअलाइज करना मतलब उसको हम ग्राफ में बनाना सीखेंगे। लीनियर रिलेशनशिप तो हमने सीख ली है अभी, और उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन को, वो सीखने वाले हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ग्राफ से। इक्वेशन क्या होती है, किस फॉर्म में, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में। अब a क्या है इसमें, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि वो होता है स्लोप। a क्या है, स्लोप है। हाउ स्टीपली द लाइन राइज, पॉजिटिव और फॉल नेगेटिव, कितना स्टीपली, जैसे ऐसे जाएगी लाइन, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और कितना तो बढ़ेगी और कितना घटेगी, किस तरीके से घटेगी, ऐसे भी घट सकती है, ऐसे भी घट सकती है। तो ये हमारा क्या बताता है, ए बताता है स्लोप, और स्लोप क्या होता है कि कितना स्टीपली लाइन ऊपर चढ़ेगी या गिरेगी, फॉल होगी।
पॉजिटिव आएगी तो ऊपर चढ़ेगी, नेगेटिव आएगा स्लोप तो नीचे गिरेगी, फॉल होगा। बी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या बताती है, वाई इंटरसेप्ट की वाई पर ये कहां इंटरसेप्ट करेगा, वेयर द लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस। ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगी, ओरिजिन पे करेगी या ऐसे करेगी या ऐसे करेगी, ऊपर से आएगी तो ऐसे, कहां पर इंटरसेक्ट करेगी ये वाला पॉइंट बताएगा। तो वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स की वैल्यू तो 0 होती है, वाई एक्सिस पर हम एक्स के लिए तो चले ही नहीं होते, तो ये y की एक्सिस पर x की वैल्यू तो 0 होती है, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, b। ठीक है, 0, b मतलब हमें y पर कहां इंटरसेक्ट करेगी ये बताएगी b की वैल्यू। x की वैल्यू 0 रखेंगे और जो y की b की वैल्यू है उसको यहां रख देंगे, तो ये हमारे y के पॉइंट आ जाएंगे कि ये कहां पर काट रही है। क्लियर। लाइन विद द सेम a बट डिफरेंट b आर पैरेलल टू ईच अदर। अब एक चीज और देखो, ये अलग मतलब ये आगे की चीज है कि लाइन जिसके a सेम हो, जैसे मैं 2 लाइन दे दूं, y is equals to 2x plus 1 और एक मैंने दे दी y is equals to 2x plus 3। अब देखो इसमें a की वैल्यू सेम है, a की वैल्यू दोनों में 2 है, लेकिन b की वैल्यू डिफर है। b की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ b है, यहाँ 3 है। तो जो ऐसी लाइन है जिनका सेम a हो लेकिन डिफरेंट हो b, वो होती है आपस में पैरेलल। वो लाइन आपको ग्राफ में कैसे देखने को मिलेंगी, एक दूसरे से पैरेलल, एक ऐसे जाएगी तो दूसरी ऐसे जाएगी, एकदम पैरेलल जाएंगी, जिनका a बराबर होगा, a की वैल्यू बराबर होगी, वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। अब जहां b बराबर होगा, देखो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ax ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। जो ऐसा ग्राफ होता है जिसमें y इज इक्वल्स टू 2x, इसमें हमें b की वैल्यू दी ही नहीं है, b की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो ये b की वैल्यू 0 है, मतलब अगर हम +0 कर दे तो b की वैल्यू 0 है, तो ये हमेशा ओरिजिन से पास होगी लाइन। अगर हमें ऐसा कोई ग्राफ दे दे तो हमें पता होगा ये 0,0 से होकर जाएगी, इसके एक कोऑर्डिनेट 0,0 जरूर आएंगे। कब, जब b की वैल्यू दी ही ना हो, 0 हो, ग्राफ कैसा हो, y इज इक्वल टू ax वाला हो। क्लियर, थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं इनके क्वेश्चन करने। मेन चीज आपको यहां पर समझा दी है, अब सारे ही मैं एग्जांपल्स कराने वाली हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं ग्राफ के, उनसे समझेंगे कि मैंने जो यहाँ पर बात बताई है कि पैरेलल होंगे या फिर एक ही पॉइंट पर कट करेंगे। जैसे जिनका b बराबर होता है, b की वैल्यू बराबर होती है, वो एक ही पॉइंट पर कहीं ऐसे ऐसे कट करती हैं, एक ही पॉइंट पर कहीं ना कहीं आपस में कट कर जाती, वाई एक्सिस पर कट कर जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें हमने यहाँ सीखी इस पेज पर, ये चीज याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे क्वेश्चंस होंगे और इनको अप्लाई करने जा रहे हैं ग्राफ पर। विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, एग्जाम्पल से सारे ग्राफ बनाना सीखेंगे और उनकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे। बहुत ही आई थिंक मैंने 10 एग्जाम्पल्स तो आराम से दिए होंगे, जो भी बुक में है सारे एग्जाम्पल, और बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर ही करेंगे। यहाँ पर दे रखा है प्लॉट करना है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसको देख के पहले हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें a बराबर तो 2 है और b बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो a से तो हमें पता चलेगा कि इसका स्लोप कैसा है, और b से हमें पता चलेगा कि y पर कहां इंटरसेक्ट करेगी। हर इक्वेशन को देखते ही ये 2 लाइन माइंड में बोल लो कि a स्लोप है और b कहां पर b को y को इंटरसेक्ट करेगी, ये हमें पता है। वी में आइडेंटिफाई 2 पॉइंट्स एज फॉलोज। हम 2 पॉइंट पता कर सकते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, इसको हटा दो। ठीक है, अगर हम x बराबर 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे में वैल्यू पुट करके देखती जानी है। x बराबर 0 रखा, y की वैल्यू आ गई 1, y कितना आ गया हमारा, y इज इक्वल टू 1। x बराबर 1 रख दो, y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गए 0, x की वैल्यू रखी 0, y की वैल्यू आ गई 1। दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, x की वैल्यू रखी 1, y की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पर कोई x की वैल्यू रख दो 3, y की वैल्यू आएगी 7, रख के देख लो। अभी ऐसे x की वैल्यू रखो 3, y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जार 6 और 1 प्लस करोगे तो 7। तो ये पॉइंट आ गए 3,7। ऐसे ही आप पॉइंट निकालोगे और इसको कैसे प्लॉट करोगे, देखो 0,1 का होगा, पहले पहला पॉइंट प्लॉट करो। 0 हमें x पर चलना ही नहीं है, y पर चलना है 1, तो यहां पर आ गया ये पॉइंट। हमने दोबारा चला कहां, x पर चला 1, y पर चला 3, x पर चला 1, y पर चला 3, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा कहीं। ठीक है, x पर चला 3, y पर चला 7, x पर चलोगे 3 और y पर चलोगे 7। ये ग्राफ वाले अगर फर्स्ट चैप्टर करके आए हो तो आराम से पॉइंट प्लॉट करने आपको आते होंगे, इसलिए मैं पॉइंट प्लॉट करना बार बार नहीं बता रही, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आप सीख के आए हो। यहां पर अब क्या करेंगे,
इसको स्केल से मिला देंगे तो ये एकदम कैसी लाइन आई, एक तो आई पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो हमें पता ही चल गया कि ग्रोथ वाला बनेगा ये। अब यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन आई है, मतलब कि कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, 2 रखोगे, अच्छा 2 नहीं रखा, x बराबर 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जार 4 और 1 5, y की वैल्यू आ गई 5। 5 रखोगे तो कितनी आएगी, 5 2 जार 10 और 1 11। 7 रखोगे तो 7 2 जार 14 प्लस 1 15 आ गई। 9 रखोगे तो 9 2 जार 18 प्लस 1 19 आ गई। 12 रखोगे तो 12 2 जार 24 प्लस 1 कितनी आ गई, 25 आ गई। 20 रखोगे 22 जार 40 प्लस 1 41 आ गई। इस तरीके से हमने ये पूरी टेबल को कंप्लीट कर दिया, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले को भी इससे। क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है लेट अस प्लॉट। हमें ये पॉइंट दिए हैं -1 -3 0, 0 1, 3 3, 9 4, 12 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ऑफ ऑन अ ग्राफ पेपर एज शोन इन द फिगर 2.6। ठीक है, जॉइन द पॉइंट। अब इनको पॉइंट को ज्वाइन करना है, कौन कौन से वाले को, -1 -3 4, 12 यूजिंग अ रूलर। रूलर से इनको मैच करना है। देखो पहले पॉइंट रख लेते हैं, 0, 0 तो यही आएगा, -1 -3 -1 चलेंगे हम, -1 चाहिए -2 -1 चलेंगे हम यहाँ, और -3 चलेंगे 4 से ऊपर यहाँ पर, तो -1 -3 आ गया। यहाँ पर 1 चलेंगे, यहाँ 2 2 का गैप लिया है तो यहाँ 1 आधे पे होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ 2 4 6 8 लिया है तो इसका जो 5 वाला है ये 1 होगा। 1 चलेंगे तो यहाँ पर आ गए हम 3, और यहाँ हमने चला 3 पर 9 पॉइंट पर आ गए y पर। यहाँ चला हमने 4 पर हम 12 पर आ गए। ये सारे पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। अब हमें मिलाने हैं, ज्वाइन करने हैं पॉइंट को एक स्केल रूलर की हेल्प से, तो रूलर ले लेते हैं। और किस किस पॉइंट को हमें मैच करना है, -1 कॉमा, देखो -1 कॉमा -3 तो ये रहा, और 4 12 से, इससे मैच करना है। अरे भाई रे, स्केल से मैच करते हैं, एक सेकेंड। ऐसे ऐसे थोड़ा सा पीछे, इसको और राउंड कर दो। अभी आ गया हमारा एक लाइन में। अब इसको मैच करोगे ऐसे, आपने मैच कर दी। देखो, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर हो गया बेटा, ये थोड़ा सा नीचे करना है। इस पॉइंट पे तो काट गया, इस पॉइंट पर नहीं काटा। स्केल से आप कॉपी पेंसिल पे करोगे तो इसी पॉइंट से काटना चाहिए। दोबारा भी मैं आपको दूसरा पॉइंट करके दिखाऊंगी यूजिंग अ रूलर। ठीक है, हमने कर दिया। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, स्केल वापस, इसको अरेंज करेंगे। ऐसे अब देखते हैं। देखो थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा ना ये स्केल एग्जैक्ट नहीं इस पे लग पा रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन यहाँ से नहीं आई है, थोड़ी सी पीछे से आई है। डू सो ऑब्जर्व दैट द ऑल द 5 पॉइंट लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये जो सारे पॉइंट है हमारे इसी स्ट्रेट लाइन पर आए हैं, बचे हुए भी। हमने तो इसको और इसको मिलाया था, हमने ये वाले तो देखे ही नहीं थे 1 2 3, पर ये तो इसी लाइन पर आ रहे हैं। कैन यू गेस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बाय लुकिंग एट द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट। क्या आप इसमें इक्वेशन बता सकते हो कि इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी क्या है इन पॉइंट से लेकर। तो हाँ, हम बता सकते हैं। कैसे, एक बार x कोई पॉइंट ले लो और इसमें x और y की वैल्यू रख दो। जैसे हमने 0,0 ले लिया, y की वैल्यू 0 रखी, तो हमारी x की वैल्यू भी क्या आ गई, x की वैल्यू भी 0 रख दी हमने यहाँ, a इंटू 0 प्लस बी, तो ये आ गई हमारी 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू आ गई हमारी 0, तो बी बराबर तो 0 आ गया। अब इसमें एक और पॉइंट लेके रख दो, 1,3 रख दो। 1,3 रखा हमने, y हमें रखना है 3, ये x है कॉमा y है, y हम 3 रखेंगे, और a की x की वैल्यू है 1 प्लस b, तो 3 आ गई a प्लस b, और b की वैल्यू में पता है 0 है, तो 3 इज इक्वल टू a प्लस 0। a की वैल्यू आ गई हमारी 3, a की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 0। अब इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट कर दो। y इज इक्वल टू हमारी है 3x प्लस 0,
तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3x। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू 3x का। अब और भी पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे कि जब x y b की वैल्यू 0 होगी तो ये हमेशा ओरिजिन से जाएगा 0,0 से, जो हमने यहाँ पे आपको भी बताया था। इसमें y इज इक्वल टू ax वाला ग्राफ होगा तो ये ओरिजिन से होके जाएगा, तो ये जा रहा है ओरिजिन से होके। अब यहां पर इसका स्लोप क्या है, 3 है, और ये b को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पॉइंट पर। तो तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 3x का। आगे देखते हैं, यही और भी बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। ये जो पॉइंट है इनको प्लॉट करना है, तो ये ऐसे ऐसे आप प्लॉट कर लोगे 0,0 को, और 1,-2 को, 2,-4 को, 3 चलोगे इधर और y पर चलोगे -6, यहाँ -2 चलोगे यहाँ, और 4 चलोगे ऊपर, तो -2.4 ये पॉइंट हो गया। यहाँ चलोगे 3, -3,6, -3 चले इधर और 6 चले ऊपर। ये सारे प्लॉट कर दिए हमने पॉइंट यहाँ पर कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर पर, जो कि अब इनको ज्वाइन करना है -3,6 को और 3,6 -6 को। इस वाले पॉइंट को हमें मैच करना है, जैसे कि अभी हमने किया था। तो रूलर निकाल लेते हैं, रूलर इसको राउंड कर देते हैं, इसको हम टर्न कर देते हैं ऐसे। हमें इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को देखना है आपस में मैच करा के। अब हम कर सकते हैं ऐसे, हमने कर दिया ये। अब देखो वही चीज कि हमने तो 2 ही पॉइंट को मैच करा था, इसको और इसको, बाकी सारे पॉइंट भी इसी लाइन पर आ रहे हैं। -2,4 भी, 0,0 भी, 1,-2, 2,-4 भी इसी पर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट अभी कह रहा है कि डूइंग सो ऑब्जर्व दैट द 5 पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जर्व किया हमने, सारे पॉइंट है एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं। कैन यू गैस द इक्वेशन, हम इक्वेशन गैस कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास तो ये इज इक्वल क्या है, जनरल इक्वेशन है ax प्लस b। ए एक्स और वाई की वैल्यू हमें दे ही रखी है, तो 0,0 हम इसलिए रखते हैं क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू आ जाती है 0, और ए की वैल्यू भी ए की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 0, पहले वाले की तरह। अब दूसरा पॉइंट कोई सा एक और रख लो, 1,-2 रख लो, 1,-2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2। -2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस बी, -2 इज इक्वल टू a प्लस बी। बी की वैल्यू हमारी 0 है, तो -2 इज इक्वल टू a प्लस 0, जो b की वैल्यू आई है, a की वैल्यू आ गई हमारी -2। तो हमारे पॉइंट क्या, हमारी जो a और b की वैल्यू आ गई -2,0। तो अब हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू a की वैल्यू रखी हमने -2x प्लस b की वैल्यू 0 ही है। तो हमारा किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू -2x का। अब माइनस का साइन देखते ही आपको पता चल जाएगा ग्राफ कहाँ है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे डिके हो रहा है। यहाँ ग्रोथ हो रही थी, प्लस में है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि स्लोप क्या है, माइनस में है। बस इस चीज का याद रखना है, यहाँ डिके हो रहा है और वहां ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर b 0 है, तो ये 0,0 पर इंटरसेक्ट करेगा, y को 0 पर इंटरसेक्ट करेगा, ओरिजिन से होकर जाएगा। b क्या, जो इसका स्लोप है वो -2 है। स्लोप कितना है, -2, और b इंटरसेक्ट y इंटरसेक्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है हमारे यहाँ पर 0। y की वैल्यू तो 0 है ना, तो y इंटरसेप्ट हमारे 0 आ गए। आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है ड्रॉ अ ग्राफ हमें इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू हाफ एक्स, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, बाय सेलेक्टिंग सुटेबल पॉइंट ऑन दीज, हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू ग्राफ y इज इक्वल टू हाफ एक्स, वी कुड टेक द पॉइंट 0,0 एंड 4,2। अच्छा, हमें पॉइंट दे दिया कि आप इनको लाई करके देखो, तीनों ये इक्वेशन दी है, अब हमें पॉइंट्स निकालने हैं। वहां पॉइंट दिए थे, हमें इक्वेशन निकालनी थी, अब उल्टा है, हमें इक्वेशन दी है, पॉइंट निकालने हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू रख लो 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, x 0 रखते ही y बराबर 0 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तुम्हारा 0,0 आ गया कि ये 0,0 से होकर जा रही है ये वाली। इसमें भी सेकेंड वाले में भी रख लो, y इज इक्वल टू हाफ एक्स, एक्स की वैल्यू रखोगे 0, तो y की वैल्यू हाफ इंटू 0, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो इसके पॉइंट भी 0,0, तीनों ये वाली भी ओरिजिन से जा रही है। y इज इक्वल टू 2x, ओरिजिन से तो हमें पता ही है क्योंकि y की b की वैल्यू 0 है, तो ये सारी ओरिजिन से होके जाएंगी। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसका एक पॉइंट भी 0,0 आ गया। अब एक ऐसा पॉइंट रखना है, एक और पॉइंट निकालेंगे, एक पॉइंट से थोड़ी बात चलेगी, एक और पॉइंट निकाल देते हैं 0,0, 0,0, तो तीनों क्या आ गए। एक पॉइंट इसने कहा है कि 4,2 रख लो। अब ये 4,2 क्यों रखा है, x की वैल्यू हमें x की वैल्यू मतलब हमें x की वैल्यू 1 रखनी
नहीं है। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1/2 आएगा, आधा। यहाँ हम 2 रखेंगे तो 2 भी रख सकते हैं। हम रखेंगे y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 2, x बराबर 2 रख दो तीनों इक्वेशन में। यहाँ तो x बराबर 0 रखा था तीनों इक्वेशन में, यहाँ x बराबर 2 रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू हाफ x है, तो यहाँ आ जाएगी 2/2 दैट इज 1। तो x बराबर 2 है तो y बराबर आ गया हमारा 1। तो 2,1 एक पॉइंट आ गया पहली वाली इक्वेशन के लिए। y बराबर x इक्वेशन में रखोगे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, तो y भी हमारा 2 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आ गया 2,2। तीसरी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x में x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 4, y की वैल्यू हो जाएगी 4। तीसरा पॉइंट आ गया हमारा तीसरी इक्वेशन के लिए 2,4। ठीक है, तो इसका जो ये वाली इक्वेशन है इसके पॉइंट आए हैं हमारे, एक तो 0,0 और एक आया है हमारा 2,1। नीचे लिख देते हैं 0,0 और 2,1। इसके लिए हमारा है 0,0 और दूसरा पॉइंट आया है हमारा 2,2। तीसरी वाली इक्वेशन के लिए 0,0 और आया है हमारा 2,4। अच्छा, अब यहां पर हम देख लेते हैं 2,4 आया है। अच्छा ठीक है, तो अब इसमें हम इस ग्राफ पर लगा के देखेंगे, तो ओरिजिन से तो तीनों होके जाएंगी, तो ये वाला जो पहला पॉइंट है y हाफ वाला देखेंगे 2 पर चले यहाँ और 1 पर चले हम यहाँ, तो ये वाली इक्वेशन तो हमारी इसको मैच कर दोगे, तो ये तो हमारी y इज इक्वल टू हाफ x की हो गई। दूसरा यहाँ y इज इक्वल टू x वाला देख लेंगे 2,2, 2 पर चलेंगे तो यहाँ भी 2 पर चलना पड़ेगा, तो ये दूसरी आ गई हमारी रेड कलर की y इज इक्वल टू x वाली। तीसरा हमने एक तो 0,0 चले, ऊपर से 2,4 चले 2 पर, और यहाँ चलेंगे 4 पर, 2 पर और 4 यहाँ ऊपर कहीं आएगा ये पॉइंट, तो इसको मिलाओगे तो ये जाएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो ये आ गई y इज इक्वल टू 2x की। तीनों लाइन है जो ओरिजिन पर एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, इक्वेशन दी है, हमें पॉइंट निकालने थे, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर भी वही करके देखोगे, पहले 0,0 x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी तीनों कंडीशन में। फिर दूसरा पॉइंट आप कोई भी रख सकते हो, जैसे यहाँ अपॉन में 3 है तो इसको हम x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो पॉइंट निकाल लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू -1/3 x का। एक पॉइंट हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 आ गया, तो ये आ गया हमारा 0,0। एक पॉइंट तो आ गया हमारा 0,0। दूसरा पॉइंट हम रख देंगे x बराबर 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 इंटू 3, माइनस का 1 आ गई। दूसरा पॉइंट आ गया हमारा, x की वैल्यू रखी हमने 3 और y की वैल्यू आ गई -1। ये दोनों प्लॉट कर दो पॉइंट 0,0 और 3,-1। 3 यहाँ चले और -1 चले यहाँ, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना बच्चों, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इन दोनों पॉइंट को काटते हुए जो लाइन जाएगी, और भी पॉइंट निकाल लोगे आप, और भी निकालना तो इधर भी निकाल सकते हो, तो ये आएगी y इज इक्वल टू -1/3x की। मैं दो पॉइंट निकाल के बता रही हूँ। दूसरा है y इज इक्वल टू -x, तो x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर भी 0 आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो 0,0 आ गया। दूसरा x बराबर 1 रख दो, y बराबर आ जाएगा -1, तो ये आ गया 1,-1। अब 1,-1 का होगा, 1 यहाँ चले -1 यहाँ चले, तो ये रेड वाली जो लाइन होगी बेटा, ये होगी हमारी किसकी, y इज इक्वल टू -kx की। तीसरी बार तीसरे पॉइंट को दो पॉइंट रखोगे तो x बराबर 0 रखोगे, y बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 1 रखोगे, y बराबर -3 आ जाएगा। 1,-3, 1,-3, तो ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली, ये y इज इक्वल टू -3x की आ जाएगी। ऐसे तीनों लाइन आपस में ये एक ही ग्राफ पे दिखाई, यहाँ पहले अलग अलग, बुक में भी पहले अलग अलग ग्राफ पे दिखाई है, फिर एक साथ कराए। अब देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंशिएट करना है ग्राफ को, y इज इक्वल टू 3x + 1 को और y इज इक्वल टू -3x + 1 को। तो बेटा ये तो देखो, इसका a बराबर क्या है 3 और b बराबर है 1, यहाँ a बराबर है -3, b बराबर है 1, तो इसका y इंटरसेप्ट तो दोनों का बराबर ही है, ये 1 पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगी, b बराबर 1 पर काटेंगी y एक्सिस को, और यहाँ पर इसका ये स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो इसमें तो ग्रोथ होगी और इसमें डिके होगा, ये अंतर है। ये पॉजिटिव है स्लोप तो इसका लीनियर ग्रोथ होगी, इसका लीनियर डिके होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ और ये ऊपर की तरफ जाएगा, इतना इन दोनों में अंतर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखेंगे जहां मैंने आपको बताया था एक पॉइंट कि जहां a की वैल्यू बराबर है, y इज इक्वल टू 2x - 1 है, y इज इक्वल टू 2x + 1 है, y इज इक्वल टू 2x + 5 है, हमेशा a की वैल्यू क्या है 2 ही है। तीनों इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है 2 ही है, b की वैल्यू बदल रही है, तो ऐसी लाइंस हमेशा पैरेलल आती हैं,
पैरेलल आती है एक दूसरे के। देखो ये तीनों लाइन आप बनाओगे, देखो आपको पॉइंट रखने हैं यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू, हमें पता पैरेलल आएंगी कब, जब हम इनको दिखाएंगे। x की वैल्यू रख दो 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 0 -1, y की वैल्यू आ गई -1, तो 0, -1। एक और पॉइंट रख दो, x की वैल्यू रख दो 5, थोड़ा सा ऊपर रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 टू 10 माइनस का 1, तो आ गई 9। तो यहाँ दूसरा पॉइंट आ गया हमारा 5,9। अब ये दोनों पॉइंट प्लॉट करके देख लो, 0, -1, तो 0, -1, तो पहली लाइन तो y को इंटरसेप्ट करिए -1 पर, जो कि हमें पता था कि ये -1 पर y को इंटरसेप्ट करेगी। और दूसरा पॉइंट हमने निकाला था 5,9, तो 5 चले हम यहाँ और 9 चले हम यहाँ, ये तो मैंने ज्यादा ही ऊपर लगा दिया। आप 1 या 1 रख लेना, 1 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी 3, 1 रखोगे y की वैल्यू आएगी 3, 1 रखोगे, अच्छा 1 रखोगे इसमें, x बराबर 1 रखोगे, 2 1 2, y की वैल्यू भी आ जाएगी 1, तो 1,1। ये कैसे, एक बार रख के देख लेते हैं। हम रखेंगे x बराबर 1 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -1, तो ये भी 2 -1 1 आ गई, तो 1,1। ये 1,1 पॉइंट कहाँ आएगा, 1,1 पॉइंट तो यहाँ आएगा, 1,1 कैसे आ जाएगा, यहाँ तो ये -1 आ रहा है, और हम 2 1 2, अच्छा एक पॉइंट है 0,-1, 0,-1, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली ये इसकी है, 0,-1 हमने अलग देख लिया, 0,-1 यहाँ पर, और 1,1 यहाँ आएगा, और 5,9 निकाला था वो यहाँ आएगा। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये y इज इक्वल टू 2x -1 की है, y को इंटरसेप्ट कर रही है -1 पर, मैंने +1 पर देख लिया, y को इंटरसेप्ट कर रही है -1 पर, ये वाली +1 पर करेगी। जो ये रेड वाली लाइन है y इज इक्वल टू 2x + 1 की है, तो ये यहाँ पर 1 पर इंटरसेप्ट करेगी। इसमें भी आप x बराबर 1 और y की वैल्यू रखेंगे, तीसरी के लिए भी रखेंगे, और पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको देखेगा कि ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है तीनों इक्वेशन की। क्यों पैरेलल है, क्योंकि इनकी a की वैल्यू बराबर है, a की वैल्यू बराबर है, तो इनका स्लोप बराबर है। आगे देख लेते हैं, डज दिस हेल्प टू conclude anything about the linear equation y is equals to ax plus b when a is fixed but b varies? क्या ये हेल्प करता है कुछ कंक्लूड करने में कि जब a की वैल्यू फिक्स हो और y की वैल्यू बदली हुई हो? तो हाँ यस, ये क्या बताता है कि लाइन्स आर पैरेलल्स, लाइन्स आर कैसी होंगी, पैरेलल, जब a की वैल्यू बराबर होगी तीनों इक्वेशन में और b की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, तीनों या 4 या फिर 2 दे देगा, 2 दे देगा, 3 4 5 जितने भी देगा। अब देखो ये वाला ग्राफ है, ये अलग अलग पॉइंट है, y इज इक्वल टू x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है। बस आपको पॉइंट रखने तो आ गई, आप पॉइंट रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसे ही अलग अलग इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट करेंगे और उनको मिलाएंगे, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 का ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 3 का ये लाइन आ जाएगी, ऐसे लाइन। तो ये कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है, ये y को देखो इंटरसेप्ट करेगी यहाँ पर 3 पर, तो कहाँ y इज इक्वल टू 3, तो ये x प्लस 3 की लाइन होगी। ये 5 पर इंटरसेक्ट कर रही है y इज इक्वल टू को, तो 2x प्लस 5 की होगी। ये -2 पर कर रही है, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करिए -2 पर, तो ये होगी किसकी, 3x माइनस 2 की। ऐसे बना दिए। वी सी दैट y 2x प्लस 3 कट y एक्सिस एट 0,5, ये 0,5 पर कट कर रही है ये वाली लाइन 2x प्लस 5 वाली। तो हमने बताया था y कोऑर्डिनेट जितने होंगे उतने पर ही y को ये क्या करेगी, कट करेगी। दूसरी वाली x प्लस 3 पर कट कर रही है, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे 0,3 पर कट कर रही है। 3x माइनस 2 वाली 0,-2 पर कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, तो जो इसका ये b वाली वैल्यू होती है वो y का इंटरसेप्ट आता है। क्लियर, इस ग्राफ से हमने ये क्लियर करा है। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट पेज है ये, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी और उससे अलग भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी प्रैक्टिस के लिए। टेलीग्राम चैनल पर भी रोज आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। पॉलिनोमियल का भी आज इसको आप कंप्लीट करिए, पढ़िए, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगी कि आप उसको कर पाओगे या नहीं। विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, इसके कुछ समरी देख लेते हैं। लाइन ऑन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ax, जो y इज इक्वल टू ax वाली लाइन होगी वो हमेशा पास करेगी ओरिजिन से, क्योंकि उसमें b की वैल्यू 0 है।
y इज इक्वल टू 2x, ऐसी जो लाइन होंगी जिसमें b की वैल्यू होगी ही नहीं, वो हमेशा 0,0 से होकर जाएगी। वैन a इज लार्जर, तो वो स्टीपर होगा। जब a, जिसका a ज्यादा बड़ा होगा, जैसे 2x y इज इक्वल टू 2x है और एक y इज इक्वल टू 3x है, जिसका a बड़ा होगा उसकी लाइन उतनी ऊपर जाएगी, y इज इक्वल टू 2a की नीचे आएगी, 2x की नीचे आएगी, 3x की ऊपर जाएगी। लाइन राइज मोर स्टीपली, और ज्यादा स्टीप करेगी। नेगेटिव स्लोप होगा तो लाइन फॉल करेगी लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव होगा तो वो नीचे की तरफ फॉल करेगी, और अगर पॉजिटिव होगा स्लोप तो ऊपर की तरफ जाएगी, लेफ्ट टू राइट ही देखते हैं। चेंजिंग बी शिफ्ट द लाइन अप एंड डाउन बट कीप द स्लोप द सेम पैरेलल लाइन। अगर ए सेम है और बी चेंज है तो उनका जो लाइंस आएंगी वो पैरेलल लाइंस आएंगी ग्राफ पर। तो ये आपका टोटल हमने समरी देखी। चैप्टर यहाँ पर बच्चों आपका होता है कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो शॉर्ट वीडियो से मैं बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स लेकर आ रही हूँ आपके ये क्वेश्चन को याद रखने की और समझने की। तो मैथ्स के लिए भी अब जल्दी ही आने वाली है, साइंस के लिए ऑलरेडी चल रही है सीरीज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना है, जो चीज नहीं समझ में आई है शेयर करना है इसको अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं इसकी 2.1 से आई थिंक 2.6 तक पूरी कंप्लीट करेंगे। फिर एंड ऑफ द बुक एक्सरसाइज अलग वीडियो में मैं लेकर आती हूँ, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मिस्टी क्लासरूम को, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आगे जब मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।